हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूं सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं कलर मैनेजमेंट के टॉपिक को। वैसे देखा जाए तो अगर प्रोजेक्ट लेवल पे मैं यहाँ पे बात करूं तो हम लोग इसे कलर मैनेजमेंट बोलते हैं, और अगर मैं यहाँ पर नोड लेवल पे बात करूं तो हम लोग इसे कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म के नाम से जानते हैं। वैसे देखा जाए तो ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो भी हमारा रिजल्ट या फिर आउटपुट निकलता है वो चीजें डायरेक्टली इन चीजों पर डिपेंडेंट रहती है। और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम लोग इन चीजों के आसपास वाले टॉपिक्स को भी कवर अप करेंगे। जैसे इस वीडियो के अंदर मैं डाउन सी वाइड गैमेट को भी कवर अप करने वाला हूँ, एसएस को भी यहाँ पे कवर अप हम लोग करेंगे, और यहाँ पर मैं कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस को भी कवर अप करने वाला हूँ। जैसे कि जब आप डाउन सी वाइड गैमेट और एसएस के बारे में जान लेंगे तब यहाँ पे कंफ्यूजन ये क्रिएट होने लगती है कि इन दोनों में से किस चीज को कहाँ पर यूज करना चाहिए और इन दोनों में से क्या चीज बेटर है। मैं इस क्वेश्चन को इस वीडियो के आखिरी वाले पार्ट में कवर अप करूंगा। और ऐसे ही मैं कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म की बात कर लेता हूँ। तो वहां पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये रहती है कि यहाँ पर हम लोग को कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को स्टार्टिंग में अप्लाई करना चाहिए कि नोड्स के बीच में अप्लाई करना चाहिए। स्टार्टिंग का मतलब तो आप समझ रहे होंगे। नोड्स के बीच का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कलर करेक्शन कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद हमें कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, या फिर स्टार्टिंग में करना चाहिए। मैं इस चीज की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का भी मैं जवाब आपको इस वीडियो के आखिर वाले पार्ट में दूंगा। वैसे मैंने इस क्वेश्चन को बड़े डिटेल में आखिर में कवर अप किया है कि कब इसको स्टार्टिंग में लगाना चाहिए और कब इसको बीच में लगाना चाहिए। और मैंने वहाँ पर ये भी बताया कि स्टार्टिंग में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा और बीच में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। दोनों के अंदर हमें बहुत डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ पर ये भी एक्सप्लेन किया कि कब कहाँ पर किसका यूज लेना है। और ऐसे ही मैंने इस वीडियो के अंदर अपने वर्क फ्लो को भी शेयर किया, जैसे लॉग फुटेजेस के संग मेरा वर्क फ्लो क्या रहता है, रॉ फाइल्स के संग मेरा वर्क फ्लो क्या रहता है, मैं किन सेटिंग्स में यहाँ पे वर्क करता हूँ, ये सारी चीजें भी मैंने इस वीडियो में कवर अप की है। और इन चीजों के अलावा जैसे मैंने डाउन सी वार्ड गैमेट की बात किया, उसको हम लोग को अपने वर्क फ्लो में कैसे यूज लेना है और एसएस को हमें वर्क फ्लो में कैसे यूज लेना है, ऐसी चीजों को मैंने इस वीडियो में कवर अप किया। तो चलिए, बहुत कुछ आज इस नई वीडियो में कवर अप करने के लिए, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी पीसी स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ और बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पर डाउन स्विच ऑफ कर रखा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत कलर मैनेजमेंट के टॉपिक से करने वाले हैं, लेकिन उसको भी कवर अप करने से पहले यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर जिनको नहीं पता ये लॉग फुटेज क्या होती है, रॉ क्या होती है और ये रेक्सन 09 क्या होती है, मैं उन लोगों को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लॉग फुटेज क्या होती है, ठीक है। तो कलर ग्रेडिंग वाले टॉपिक में आपने ऐसा बहुत लोग को बोलते हुए देखा होगा कि भाई मैं लॉग फुटेज पे वर्क करता हूँ, कलर ग्रेडिंग करता हूँ, कुछ भी ऐसी चीजें। ओके, तो लॉग फुटेज होती क्या है? तो लॉग फुटेज एक फ्लैट प्रोफाइल होती है। फ्लैट प्रोफाइल होती क्या है, जैसे कि यहाँ पर ये जो ऐसे फुटेज हम देख पा रहे हैं, ये फ्लैट प्रोफाइल का एग्जाम्पल है क्या? तो ऐसा नहीं है, ये रेक्सन 09 वाले फुटेज का एग्जाम्पल है। फ्लैट प्रोफाइल या फिर फ्लैट फुटेज देखने में कुछ ऐसी लगती है, क्योंकि मैं आपको उसकी कुछ फील दे देता हूँ। तो मैं इसे बड़ा करता हूँ। तो फ्लैट फुटेज देखने में कुछ ऐसी दिखती है। वैसे यहाँ पर मैंने इसको लॉन्ग फुटेज में कन्वर्ट नहीं किया, मैंने बस आपको फ्लैट फुटेज की फील देने के लिए मैंने इस फुटेज में कंट्रास्ट की वैल्यू को कम कर दिया। फ्लैट फुटेज में क्या रहता है कि वहाँ पर कलर्स बहुत अच्छे से एक्सपोज नहीं हो रखे रहते हैं। ओके, और लुमिनेंस वैल्यू भी बहुत हद तक एक्सपोज नहीं हो रखी रहती। ये फ्लैट प्रोफाइल की खासियत होती है, ठीक है। तो फ्लैट प्रोफाइल देखने में कुछ ऐसी लगती है। और मैंने आपको अभी तक क्या बताया कि लॉग फुटेज एक फ्लैट प्रोफाइल होती है। ओके, तो भाई जब यहाँ पे कलर एक्सपोज अच्छे से नहीं हो रखे रहते हैं, लुमिनेंस वैल्यू अच्छे से एक्सपोज नहीं हो रखी रहती, तो मतलब क्यों इसका यूज करते हैं लोग? तो सबसे पहली बात, ब्लॉक फुटेज का यूज लोग तब करते हैं जहाँ पर, जैसे कि मैं रियल लाइफ की बात कर लेता हूँ, आप मतलब ऐसा कहीं पे डे टाइम में शूट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे लाइटिंग कंडीशंस बहुत खराब है। लाइटिंग कंडीशंस खराब होने का एग्जांपल मैं देता हूँ कि मान लीजिए कि मैं अपने बनारस का एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं घाट वगैरह पे कहीं पे ऐसा मतलब कुछ रिकॉर्ड वगैरह कर रहा हूँ, ठीक। अब भाई धूप निकला हुआ है, लेकिन धूप की वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं किसी सामने खड़े बंदे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो पूरा मतलब ऐसा काला काला कुछ अजीब सा ऐसा दिख रहा है, और बैकग्राउंड में कुछ बेहिसाब ढंग से लुमिनेंस हमें देखने को मिल रही है, ठीक। तो जैसे कि अभी जो मैंने आपको जितना बताया, तो ये एक एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं जहाँ पर हमें बैड लाइटिंग देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पे क्या कि मैं नॉर्मली एक वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं फिल्म सेट पे हूँ नहीं, ठीक। अब मैं यहाँ पर लाइटिंग कंडीशंस को कैसे क्या ठीक करूँ, अब दिन का समय, अभी काम भी करना है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर जैसे कि लॉग फुटेज में वीडियो को ऐसा कुछ शूट वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, और फिर पोस्ट प्रोडक्शन वाले टाइम में चीज़ों को फिक्स कर लेते हैं। यानी कि जैसे कि ये जो लॉग फुटेज जो हमें मिली रहती है उसमें हम चीज़ों को फिक्स कर लेते हैं। लॉग फुटेज में क्या रहता है, हमें थोड़ी सी इंडिपेंडेंस मिलती है चीज़ों पे वर्क करने की। जैसे कि मैं आपको बहुत पॉपुलर एग्जांपल्स बताता हूँ जिससे आप चीज़ों को जल्दी समझ पाएँ। तो आपने इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब में कुछ कलरिस्ट लोगों को ऐसा देखा होगा कि डे टाइम की फुटेज है तो उसको ऐसा मतलब कोई डे टाइम की ऐसे लॉग फुटेज है,
उसको उन लोगों ने ऐसा कलर ग्रेड करके नाइट टाइम की फुटेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। तो इस एग्जांपल को भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि मतलब यहाँ पे एक इंडिपेंडेंस हमें देखने को मिल जाती है। ओके, इंडिपेंडेंस, फ्लेक्सिबिलिटी जो भी आप बोले यहाँ पर। ओके, तो लॉग फुटेज का हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ी-सी इंडिपेंडेंस या फिर फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स में मैं यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी डायनामिक रेंज देखने को मिल जाती है। डायनामिक रेंज होती क्या है, अगर आप ये सोच रहे हैं तो मैं ये भी बता देता हूँ। डायनामिक रेंज का मतलब कि हमें अपने डार्कर पार्ट्स और ब्राइटर पार्ट्स पे हम लोग आगे मतलब पोस्ट प्रोडक्शन या फिर कलर ग्रेडिंग वाले टाइम में बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। हमें ये बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है। तो डायनामिक रेंज को कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं। ओके, तो लॉग फुटेज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एक फ्लैट प्रोफाइल होती है। फ्लैट प्रोफाइल देखने में कुछ ऐसी लगती है। तो लॉग फुटेज को हम लोग बेसिकली कैमरास का यूज करके शूट करते हैं। जो भी ऐसा सिनेमा कैमरा या फिर डीएसएलआर जो भी कैमरा होगा, मुझे कैमरा की उतनी नॉलेज नहीं है। और अगर स्मार्टफोन्स की बात करें तो आईफोन 15 में भी लॉग का फीचर आ चुका है। तो हम लोग इन डिवाइसेस से लॉग फुटेज को शूट करते हैं। और लॉग फुटेज पे हम लोग इसलिए शूट करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें इंडिपेंडेंस, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल जाती है और यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी डायनामिक रेंज ऑफर होती है। ओके, तो मैंने आपको लॉग फुटेज के बारे में यहाँ पर बता दिया। और इसके बाद बात कर लेते हैं कि रेक्स M09 वाली फुटेज क्या है। तो पहले मैं इसको मास्टर रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आप इस फुटेज को देख लीजिए। ऐसे ही मैं किसी और फुटेज को यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक। ये सारी फुटेज रेक्स 709 वाली फुटेज का एग्जाम्पल है। अगर आप बहुत इजी भाषा में समझना चाहेंगे कि रेक्स 709 क्या होती है, आपने ऐसा स्कूल के समय में पढ़ा हुआ कि मतलब कुछ ऐसा यूनिट नाम की चीज होती है। ऐसा यूनिट क्या होती है, मतलब कोई ऐसी यूनिट जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर रेक्स 709 और एसआई यूनिट का मतलब क्या रिलेशन है मेरे हिसाब से। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि ऐसा यूनिट जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहती है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर रेक्स 709 है, ये भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज है। क्योंकि आप जैसे कोई भी अभी नॉर्मल वीडियो देखें, जैसे यही यूट्यूब वीडियो आप देखें, ये रेक्स 709 कलर स्पेस में आप देख रहे हैं, ओके। और कोई भी आप डिजिटली वीडियो से नॉर्मली देखते हैं, वो रेक्स 709 में रहती है। कहने का मतलब ये कि रेक्स 709 कॉमन कलर स्पेस है और इसी कलर स्पेस में डिजिटली आप फुटेज को देखते हैं। और यहाँ पर कुछ खास ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। और ऐसा आपने कलर ग्रेडिंग वाले पार्ट में ये भी देखा होगा कि हम लोग यहाँ पर कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को यहाँ से मतलब ऐसा उठा के इधर रखते हैं, फिर आउटपुट में हमेशा जाके यहाँ पर ऐसा रेक्स 709 में कन्वर्ट करते हैं। और बाकी इनपुट में हम लोग ने जिस जहाँ से भी ऐसे शूट कर रखा हो, ओके। तो कहने का मतलब ये कि किसी भी फुटेज को नॉर्मली किसी भी ऐसा डिवाइस पे एक्सेसिबल करने के लिए हम लोग आखिर में यहाँ पर चीज़ों को रेक्स 709 में कन्वर्ट करते हैं। और फिर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ओके। तो मैंने आपको रेक्स 709 और लॉग फुटेज के बारे में बता दिया। और बाकी बची बात रॉ क्या होती है। तो देखिए, रॉ फाइल रेक्स 709 और लॉग फुटेज से थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। तो देखिए, रॉ फाइल कोई वीडियो फाइल नहीं होती एक्चुअली। ये काइंड ऑफ एक तरह से डेटा की कलेक्शन होती है जिसको हमें मैनुअली ऐसा डिवेयर करना पड़ता है। तो ये डिवेयर वैसे बहुत हैवी शब्द सुनने में लगता है, पहले मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर डिवेयरिंग एक प्रोसेस होती है, यहाँ पर हम रॉ फाइल्स को ऐसा व्यूएबल फॉर्मेट में ऐसा कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर व्यूएबल का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि किसी कॉमन कलर स्पेस में ऐसा हम लोग कन्वर्ट करते हैं रॉ फाइल्स को। इसी प्रोसेस को हम लोग डिवेयरिंग कहते हैं। और यहाँ पर रॉ फाइल्स को कैसे क्या हैंडल करना है मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और बाकी मेरे हिसाब से अभी यहाँ पर इतनी बेसिक जानकारी सफिशिएंट है इस वीडियो की शुरुआत करने के लिए। और अब चलिए हम लोग यहाँ पर कलर मैनेजमेंट वाले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि इस फुटेज में यहाँ पर आप जो ग्राफ देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर यूनिवर्सल स्पेक्ट्रम का ग्राफ है, ओके। यहाँ पर दुनिया भर की रेडिएशन आप देख सकते हैं, लेकिन हमारे काम की रेडिएशन ये वाली चीज है जो कि विजिबल लाइट है। क्योंकि ये दुनिया भर की रेडिएशन से एक नॉर्मल ह्यूमन आई नहीं देख सकता। यहाँ पर नॉर्मल ह्यूमन आई सिर्फ विजिबल लाइट वाले एरिया को देख सकता है, जो कि ये वाला हाइलाइटेड पोर्शन है। तो इस विजिबल लाइट वाले एरिया को एक नॉर्मल ह्यूमन आई देख सकता है, जिसकी रेंज है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। और फिलहाल के लिए आप ये समझ सकते हैं कि ये जो अंदर हाइलाइटेड पोर्शन है ये हमारे काम की चीज है और बाहर की चीज है हमारे फिलहाल के काम की नहीं है। और फिर इसके बाद जैसे कि मैंने आपको कलर स्पेस वाली वीडियो में CIE वाला ग्राफ दिखाया होगा, मैं इस वाले ग्राफ की बात कर रहा हूँ, CIE क्रोमेटिसिटी वाले ग्राफ की, ओके। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसा डिस्प्ले कर देता हूँ। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर इस फुटेज पे आ जाते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप CIE ग्राफ देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो अनसर्टेन सा ट्रायंगल बना हुआ है यही हमारा CIE ग्राफ है। तो यहाँ पर खास बात ये है कि इस ग्राफ को ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने बहुत ऐसा कैलकुलेशन वगैरह करके बनाया। तो यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर आप जितने भी कलर्स को देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल ह्यूमन आई इसे देख सकता है और इसके बाहर के कलर्स को हम लोग यहाँ पर नहीं देख सकते। तो हमारे काम का रेंज ये वाला एरिया है, इसके अंदर जितने भी कलर्स हैं। और जैसे हमारी आंखें डिफरेंट परसेंटेज पे रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की वैल्यूज को दिखाती है,
इसी सेम मॉडल पे हमारे कैमरास और डिस्प्ले भी वर्क करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अलग अलग कैमरास या फिर अलग अलग डिस्प्लेस में डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती है कलर्स को शो करने की। तो इसीलिए यहाँ पर एक नई टॉपिक इंट्रोड्यूस होती है जो कि कलर स्पेस। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे छोटा करता हूँ और मैं CI क्रोमेटिसिटी वाले ग्राफ को बड़ा करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप हॉर्सशू डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर इस हॉर्सशू डायग्राम के अंदर जितने भी कलर्स हैं वो एक नॉर्मल ह्यूमन आई देख सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर CI ग्राफ को देख सकते हैं, यहाँ पर ये कलर्स यहाँ पे नहीं दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक स्पेसिफिक ट्रायंगल के अंदर कुछ कलर्स को दिखाया जा रहा है और इस ट्रायंगल का नाम है रेक्स 709। तो यहाँ पर ये जो रेक्स 709 है ये एक कॉमन कलर स्पेस है। यहाँ पर आप जो भी चीजें डिजिटली अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो सारी चीजें रेक्स 709 वाले कलर स्पेस को वैसा फॉलो करती है। कहने का मतलब ये कि रेक्स 709 के अंदर जितने भी कलर्स हैं वो सारे कलर्स आपकी डिस्प्ले आपको दिखा पाती है। इसके बाहर के कलर्स आपकी डिस्प्ले आपको नहीं दिखा पाती। तो मेन बात यहाँ पे ये पता चली कि यहाँ पर जो CI डायग्राम है यहाँ पर इसके अंदर जितने भी कलर्स आते हैं वो एक नॉर्मल ह्यूमन आई देख सकती है। और उसके बाद यहाँ पर जो रेक्स 709 वाला ट्राइंगल है इसके अंदर जितने भी कलर्स हैं वो हमारा नॉर्मल डिस्प्ले ऐसा दिखा सकता है। और फिर इसके बाद अब जैसे कि मैं किसी लॉक फुटेज पे जाता हूँ तो इधर आ जाते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप जिस लॉक फुटेज को देख पा रहे हैं ये एक बड़े कलर स्पेस में से शूट की गई है। बड़े का मतलब कि यहाँ पर जो कलर स्पेस यूज हो रखा है वो रेक्स 709 के कलर स्पेस से थोड़ा बड़ा रहता है, यानी कि वो उस ट्रायंगल वाले एरिया से थोड़ा और बड़े में रहता है। तो यहाँ पर चीजें रेक्स 709 वाले ट्रायंगल से बाहर जा रही हैं। तो इसी वजह से कैमरा ने जिस कलर स्पेस का यूज करके इस इमेज या फिर फुटेज को ऐसा कैप्चर किया है वो हमारी डिवाइस पे ऐसे प्रॉपर्ली दिख भी नहीं पाएगी, क्योंकि हमारी डिस्प्ले इससे छोटी कलर स्पेस को सपोर्ट करती है जो कि रेक्स 709। तो इसी वजह से हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि अपने कैमरा के कलर स्पेस को अपने डिस्प्ले के कलर स्पेस में ऐसा कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि कैमरा ने जिस भी कलर स्पेस का यूज करके इस फुटेज को ऐसा शूट किया था इस फुटेज को हमें यहाँ पर रेक्स 709 में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये जो मैंने आपको कन्वर्जन वाली चीज बोली इसी को हम लोग ऐसा कलर मैनेजमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं जो भी बात बोली कि मतलब यहाँ पे कैमरा के कलर स्पेस को ऐसा डिस्प्ले के कलर स्पेस में कन्वर्ट करना पड़ता है, इस कन्वर्जन वाले प्रोसेस को ही हम लोग कलर मैनेजमेंट बोलते हैं। खैर देखा जाए तो मैंने यहाँ पर और भी चीजों को थोड़ा सा ब्रॉड वे में बताया तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कलर मैनेजमेंट में क्या सीन रहता है कि हमारा कैमरा क्या देख रहा है और हमारी डिस्प्ले क्या दिखा रही है। बस इसी प्रोसेस को हम लोग बेसिकली कलर मैनेजमेंट बोलते हैं। मैंने इसको जानबूझ के बहुत शॉर्ट में बताया ताकि ये चीज आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। और यहाँ पर हम लोग कलर मैनेजमेंट वाला काम कैसे करते हैं अब हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे आ जाता हूँ, इधर आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल कैमरास की फुटेज है जैसे कि रेड, ब्लैक मैजिक, एरिलेक्सा, कैनन, ऐसे ही बहुत सारे कैमरास के फुटेज है यहाँ पर। तो यहाँ पर कलर मैनेजमेंट करने के बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। ओके, तो पहला मेथड क्या रहता है कि हम लोग अपने हिसाब से चीजों को कम ज्यादा करके मैनेज करें, जिसको अगर प्रॉपर शब्दों में बोलूँ तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग डिस्प्ले रेफरेंस मेथड का यूज करके कैसे कलर मैनेजमेंट वाला काम करते हैं। तो ये वाले मेथड का यूज कोई डाउनसी रिजॉल्व में जनरली नहीं करता है। ये वाले मेथड का यूज मोस्टली ये है जो लोग ऐसा प्रीमियर प्रो या फिर आफ्टर इफेक्ट्स में कलर ग्रेडिंग करने का ट्राई करते हैं वो लोग इस डिस्प्ले रेफरेंस मेथड का यूज करके अपने फुटेज को ऐसे नॉर्मलाइज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर फुटेज को नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ भी ऐसा कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म ये सारी चीजों के चक्कर में नहीं पड़ने वाले। हम लोग सिंपली बस यहाँ पर टूल्स का यूज करके इस इमेज को नॉर्मलाइज करेंगे। तो चलिए एक बार मैं उसे भी आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि उस मेथड में हम लोग कैसे क्या काम करते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर इस फुटेज में यहाँ पर आप ऐसा देख सकते हैं तो इस फुटेज के अंदर आपको एक वाइटिश सा टोन आपको देखने को मिल रहा है। पहले इस चीज को यहाँ पर हमें हटाना पड़ेगा। ओके, तो मैं डिस्प्ले रेफरेंस मेथड का यूज करके यहाँ पर वर्क करने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को हल्का सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक, और यहाँ पर सैचुरेशन को हल्का सा इंक्रीज कर देते हैं। और यहाँ पे और क्या कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर गेम वाले एरिया पे आके चीज़ों को डार्क कर देता हूँ, ऑफसेट में आकर चीज़ों को ऐसा ब्राइट कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको ब्लू कलर की तरफ ऐसा ले जाता हूँ। और फिर यहाँ पर मैं और क्या करता हूँ कि मैं टेम्परेचर को हल्का फिर इंक्रीज कर देता हूँ कुछ इतना। और फिर यहाँ पर जैसे कि मैं कर्व्स में आ जाता हूँ यहाँ पर कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ पर चीज़ों को हल्का सा डार्क की तरफ ले जाएंगे कुछ इतना, और इधर से हल्का सा ब्राइट कर देते हैं और यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा डार्क हो गई हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे फुटेज कुछ पहले ऐसी दिखती थी और अभी कुछ ऐसे दिख रही है। तो काइंड ऑफ बस मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता था कि हम डिस्प्ले रेफरेंस मेथड में क्या करते हैं कि हम लोग टूल्स का यूज करके अपने हिसाब से कम ज़्यादा चीज़ों को करके अपनी फुटेज को यहाँ पर ऐसा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। वैसे देखा जाए तो मैं इस मेथड को कभी फॉलो करने का ऐसा रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर हमें एक अच्छी एक्यूरेसी देखने को नहीं मिल पाती और ये थोड़ा सा मतलब ये काम चलाओ शॉर्टकट वाला मेथड है।
तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि डिस्प्ले रेफरेंस मेथड का यूज़ करके हम लोग कैसे इमेज को नॉर्मलाइज़ करते हैं। बस डिस्प्ले पे हमें जैसी चीज़ें दिख रही हैं उसके बेसिस पे हम लोग चीज़ों को कम-ज़्यादा करके एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ पर हमें मतलब इमेज कुछ ठीक-ठाक देखने में लगती है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर प्रॉपर तरीका क्या है कलर मैनेजमेंट करने का। तो यहाँ पर 2 प्रॉपर तरीके हैं और वो दोनों क्या है कि एक क्या रहता है कि हम लोग इफेक्ट्स वाले एरिया पर जाकर ऐसा कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को डालते हैं और यहाँ से जो हम लोग कलर ट्रांसफॉर्म वाले नोड को डाल के कलर मैनेजमेंट करते हैं। ये काइंड ऑफ नोड लेवल पे यहाँ पर ये काम होता है और आपको ओवरऑल प्रोजेक्ट पे ऐसा मतलब काम करना है। तो यहाँ पर हम लोग ओवरऑल चीज़ों पे वर्क करने के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाते हैं और फिर यहाँ पर कलर मैनेजमेंट वाले एरिया पे आते हैं और यहाँ से हम लोग चीज़ों पे वर्क करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे दूसरा मेथड बताना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म वाले मेथड को समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना रहता है कि हम लोग को यहाँ पर इफेक्ट्स वाले एरिया में आकर कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को ऐसे सर्च कर लेना रहता है और फिर बस इसे उठा के इधर अपने नोट पे से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर कलर स्पेस वाले एरिया को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ इतने सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग टू एंड ऐसा इस क्रम में चीज़ों को कवर अप करने वाला हूँ। तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इनपुट कलर स्पेस क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं जब इस फुटेज को रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे कैमरा में ऐसा कौन सी कलर स्पेस सिलेक्टेड हो रखी थी, मैं यहाँ पर उस कलर स्पेस को यहाँ पे ऐसा डालता हूँ, मतलब उसकी डिटेल्स को यहाँ पे ऐसा डालता हूँ और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर आउटपुट कलर स्पेस का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग उस कलर स्पेस को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमें अपना आउटपुट दिखाना रहता है। जैसे कि मैंने आपको अभी तक जितना बताया कि हम लोग मोस्टली रेक 709 पे ऐसा वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम रेक 709 सिलेक्ट करते हैं आउटपुट कलर स्पेस में। खैर चलिए मैं यहाँ पर प्रॉपर काम करना शुरू कर देता हूँ। तो इनपुट कलर स्पेस में हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, जब हम लोग लॉग फुटेज पे ऐसे शूट कर रहे थे जिस भी कैमरा में, तब वहाँ पे जो कलर स्पेस सिलेक्ट हो रखा था उस कलर स्पेस को हम लोग यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे एरी के कैमरा में ऐसा शूट किया था, तो यहाँ पर मैं एरी वाइट गैमा 3 को ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद इनपुट गैमा में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एरी लॉग C3 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिल गया होगा, ओके, लेकिन ये बहुत ही बेकार चीज़ देखने मिल रहा है। खैर घबराई नहीं, चीज़ अभी फिक्स हो जाएगी। और फिर आउटपुट कलर स्पेस में आ जाते हैं, यानी कि जिस कलर स्पेस में हम लोग अपना रिजल्ट को देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मोस्टली रेक 709 को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि मेरा जो मानना है कि आप किसी को भी चीज़ें यहाँ पर डिजिटली ऐसा ट्रांसफर करते हैं, ओके, तो डिजिटली हम लोग किसी भी वीडियो को ऐसा नॉर्मली देखने के लिए हम लोग रेक 709 में ऐसा चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट कलर स्पेस में। तो यहाँ पर मैं रेक 709 पे ऐसे क्लिक मार देता हूँ और आउटपुट गामा पे यहाँ पर आप गामा 2.4 को सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप यहाँ पर भी रेक 709 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अगर फिर से रेक 709 को सिलेक्ट करता हूँ तो भी हमारा काम चल जाएगा। जैसे कि देखिएगा आपको यहाँ पे कर्व में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। मैं रेक 709 को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पर कोई चेंज ही देखने को नहीं मिला। तो आप आउटपुट गामा में रेक 709 को फिर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो गामा 2.4 पे भी जा सकते हैं। तो दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर मैंने जितनी भी सेटिंग्स अप्लाई की उसके हिसाब से मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि हमारी इमेज थोड़ी बहुत ऐसे नॉर्मलाइज हो गई है और ये प्रॉपर तरीका होता है चीज़ों को नॉर्मलाइज करने का। क्योंकि डिस्प्ले रेफरेंस में क्या होता है कि हम लोग चीज़ों को कम ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग अलग डिवाइस पे वीडियो को देखेंगे तो बहुत अलग अलग कलर्स में हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म या फिर मैं जब आपको आगे यहाँ पर कलर मैनेजमेंट का यूज़ करके चीज़ों को ऐसा कन्वर्ट करने का तरीका बताऊँगा, इससे क्या होता है कि हमें एक्यूरेसी देखने को थोड़ी मिलती है और ये एक प्रॉपर तरीका। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे बहुत ऐसे बता दिया कि यहाँ पर हम लोग कलर स्पेस का यूज़ क्यों करते हैं, वही मतलब कन्वर्जन या फिर ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपने कैमरा के कलर स्पेस को ऐसा डिस्प्ले के कलर स्पेस में ऐसे कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इसलिए हम लोग यहाँ पर कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म या फिर कलर मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं, ओके। अब यहाँ पर बहुत बेसिक बात कर लेते हैं कि हम लोग इसका एक्चुअली यूज़ क्यों करते हैं। मतलब ये तो ठीक है, मतलब मैं डिस्प्ले कन्वर्ट वाला काम कर रहा हूँ वो अपनी जगह, लेकिन हम लोग इसका यूज़ इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम लोग को कलर ग्रेड करने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए, ठीक है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि मैं एक बिगिनर बन रहा हूँ, ठीक है, मैं जब इस फुटेज को ऐसा देखूंगा तो मैंने बहुत लोग को देखा जो लोग ऐसा बिगिनर लेवल पे स्टैंड आउट करते हैं, वो लोग ऐसा मतलब घबराने लगते हैं कि मतलब भाई ये सफेदीपन को मैं पहले कैसे हटाऊं, ठीक है। तो घबराने के चक्कर में उनको मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा नहीं मिल पाता, ठीक। तो हम लोग कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म का इसलिए भी यूज करते हैं ताकि हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट भी मिल सके यहाँ पर, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब कि यहाँ पर कलर्स काइंड ऑफ थोड़े बहुत स्टेबलाइज हो गए और यहाँ पर ये जो थोड़े अजीब अजीब से कलर्स दिख रहे हैं मैं इसको भी आपको फिक्स करके दिखा दूंगा। तो कहने का मतलब ये कि टेक्निकली यहाँ पर वो कन्वर्जन ट्रांसफॉर्म वाली चीज़ तो होती है, लेकिन यहाँ पर हमें कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म या फिर कलर मैनेजमेंट का यूज़ करके एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है कलर ग्रेडिंग करने के लिए। और फिर इसके बाद मैंने आपको ये जो बोला था कि मैं आपको यहाँ पर चीज़ों को कैसे क्या फिक्स करना है, यहाँ पर कुछ अजीब ढंग से हमें ब्लू कलर देखने को मिल रहा है, इस चीज़ को हम कैसे क्या फिक्स करेंगे। तो उसके लिए बस हम लोग को यहाँ पर टोन मैपिंग और गैमेट मैपिंग वाले एरिया पे थोड़ा सा वर्क करना होगा।
टोन मैपिंग वाले एरिया पे आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं मोस्टली यहाँ पर हिट एंड ट्रायल वाले मेथड पे विश्वास करता हूँ। जैसे कि कभी मैं यहाँ पर लुमिनेंस मैपिंग पे ऐसा सेलेक्ट करता हूँ, ठीक। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर सैचुरेशन प्रीसेटिंग पे आ जाते हैं। अब मुझे कुछ ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक। मैं मोस्टली क्या करता हूँ कि मैं टोन मैपिंग मेथड में आता हूँ। ये मैं ऊपर वाला काम करने के बाद टोन मैपिंग में एक बार ज़रूर से आता हूँ, ठीक। लुमिनेंस मैपिंग और सैचुरेशन मैपिंग में मैं दोनों को एक बार सिलेक्ट करके देखता हूँ और दोनों में से किसी में अगर अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले तो मैं उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। अगर काम नहीं बनता और काम उल्टे बिगड़ने लगता है तो मैं यहाँ पर नन पे करके छोड़ देता हूँ। ओके, तो अभी जैसे कि मैं नन पे हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही थी, यहाँ पर मैं लुमिनेंस मैपिंग करता हूँ, तो अब मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पर थोड़े स्टेबल रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पर इसका यूज़ करने वाला हूँ, ठीक। अगर मेरा काम यहाँ से भी नहीं बनता तो मैं सैचुरेशन प्रीसेटिंग पे चला जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर लुमिनेंस मैपिंग पे ही अपना काम चला लेता हूँ। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि यहाँ से आपने जो भी काम कर लिया वो ठीक है, लेकिन तब भी आपको लाइक कहीं-कहीं चीज़ें मतलब ओवर एक्सपोज़ देखने को मिल जाती हैं। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ पर टोन मैपिंग और गैमेट मैपिंग पे यहाँ पर लुमिनेंस मैपिंग या फिर सैचुरेशन प्रीसेटिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन तब भी अगर चीज़ें और बिगड़ने लगती हैं तो नन पे ऐसा छोड़ देते हैं। ओके, और फिर जैसे कि मैंने यहाँ पर टोन मैपिंग पे लुमिनेंस मैपिंग को सिलेक्ट कर दिया, तो मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर स्टेबल हो गई और फिर एक बार गैमेट मैपिंग पे आके ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सैचुरेशन कंप्रेशन पे ऐसा क्लिक मारता हूँ, तो यहाँ पर भी मेरी चीज़ें और थोड़ी-सी बेटर हो गई, मैं ये कह सकता हूँ। ओके, तो कहने का ये मतलब है, यहाँ पर आपने जो भी काम कर लिया वो ठीक है और फिर उसके बाद आपके सैचुरेटेड या फिर लुमिनेंस वाले एरिया में चीज़ें जब ओवर एक्सपोज़ होने लगे, तो उसको फिक्स करने के लिए आप यहाँ पर टोन मैपिंग और गैमेट मैपिंग वाले एरिया पे आकर यहाँ पर सैचुरेशन कंप्रेशन गैमेट मैपिंग में और टोन मैपिंग में लुमिनेंस मैपिंग, सैचुरेशन प्रीसेटिंग, इन दोनों को एक बार मतलब अप्लाई करके देखिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में चीज़ें मतलब थोड़ी-सी और अच्छी दिखने लगती हैं। अगर नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो कहने का मतलब ये है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा और अच्छा देखने में मिल जाता है और इससे आगे काम करने में प्रॉब्लम नहीं आती। और फिर उसके बाद यहाँ से आप इन स्लाइडर्स को ऐसा कम-ज़्यादा करके देख सकते हैं कि कहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यहीं की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा डार्क लग रही हैं, तो मैं यहाँ पर एडेप्टेशन की वैल्यू को हल्का-सा इंक्रीज़ कर दूँगा। ओके, और यहाँ से भी मैं चीज़ों को ऐसा इंक्रीज़ कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। जैसे कि मैं यहाँ पर सैचुरेशन मैक्स वाले एरिया को थोड़ा-सा कम कर दूँगा ताकि ये ब्लू लाइट का इन्फ्लुएंस थोड़ा-सा हमें कम देखने को मिले। कुछ इतना, रुकिए मैं कुछ इतना कर देता हूँ, हाँ, इतना ठीक है। तो कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म से हम लोग टेक्निकली ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कन्वर्जन वाला काम करते हैं। कैमरा के कलर स्पेस को ऐसा डिस्प्ले कलर स्पेस में ट्रांसफॉर्म या फिर कन्वर्ट करने वाला काम। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर टोन मैपिंग और गैमेट मैपिंग पे आकर इन ऑप्शंस को एक बार ऐसा मतलब अप्लाई करके देखते हैं ताकि कभी-कभार हमारे ऐसे ओवर एक्सपोज वाले एरिया फिक्स हो जाए। और अगर इन टेक्निकल चीज़ों को रखूँ मैं साइड में और एक मोटी-मोटा भाषा में यहाँ पे बोलूँ, तो यहाँ पर हम लोग काइंड ऑफ एक स्टार्टिंग पॉइंट को एस्टैब्लिश करते हैं कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके अपने कलर ग्रेडिंग के आगे की प्रोसेस को करने के लिए। तो अभी तक मैंने आपको कलर मैनेजमेंट का तरीका बताया ऑन अ नोड बेसिस। तो यहाँ पर मैंने कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म के नोड को इधर लगाया, फिर यहाँ पर चीज़ को कम ज़्यादा किया, सेलेक्ट किया और मैंने एक सर्टेन फुटेज के लिए यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट को बना लिया। ओके, तो यहाँ पर होता है हमारा दूसरा तरीका कंप्लीट कलर मैनेजमेंट को करने का। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ, ठीक। वो प्रोजेक्ट बेसिस पे हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले मैं इसको पहले रीसेट कर देता हूँ और फिर अब हम लोग प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग कलर मैनेजमेंट वाले एरिया पे आकर चीज़ों पे वर्क करते हैं। और मैंने आपको नोट बेसिस पे चीज़ों को अप्लाई करके इसलिए बता दी ताकि आपको चीज़ें मतलब थोड़ी आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि अगर मैं आपको ये वाला तरीका बताता यहाँ से मतलब चीज़ों को मैनेज करने का, मुझे जितना लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती, इसलिए मैंने आपको कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके पहले बताया। और अब हम लोग यहाँ पर चीज़ों को सेटअप करके देखने वाले हैं। तो हम लोग बेसिकली इस एरिया पे ज़्यादा वर्क करते हैं। ओके, तो बेसिकली जो भी हमारा कलर मैनेजमेंट का काम रहेगा हम लोग इस एरिया पे ही वो काम अपना करेंगे ऐसा। ओके, तो यहाँ पर कलर साइंस वाले एरिया पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो इन चारों के काम सेम है। क्या काम है कि वही मतलब ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन करने वाला। तो जैसे कि बात कर लेते हैं कि डाउन सी वायर जीबी क्या होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग मैनुअली अपना कलर मैनेजमेंट वाला काम करते हैं, तब हम लोग यहाँ पर डाउन सी वायर जीबी को सिलेक्ट करके काम अपना करते हैं। मैनुअली मतलब कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को यहाँ पर ऐसा मैंने अप्लाई किया, फिर यहाँ पर मैंने चीज़ों को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है मैनुअली कलर मैनेजमेंट करने का। ओके, और ऐसे ही पहले जो मैंने आपको डिस्प्ले रेफरेंस मेथड बताया था, वो भी एक तरीका है मैनुअली चीज़ों को अप्लाई करने का। तो जब ऐसे हम लोग मैनुअली काम करते हैं तो हम लोग यहाँ पर डाउन सी वायर जीबी पे वर्क करते हैं। कहने का मतलब कि हम लोग यहाँ पर सॉफ्टवेयर को बता रहे हैं, मतलब कि वही चीज़ें हम लोग मैनुअली कर लेंगे, ऑटोमेटिक हमें ऐसा कुछ भी करके नहीं चाहिए। और जैसे ही मैंने आपको यहाँ पर मैनुअली चीज़ों को करने के 2 तरीके बताए, एक और तरीका ये रहता है कि हम लोग यहाँ पर लेट्स को ऐसा उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो वो भी एक तरीका है मैनुअली चीज़ों को अप्लाई करने का।
तो बेसिकली टोटल 3 तरीके होते हैं, कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म वाला, ओके, और यहाँ पर डिस्प्ले रेफरेंस मेथड वाला, और यहाँ पर लेट्स को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला। ये 3 तरीके होते हैं यहाँ पर मैनुअली चीज़ों को करने के। और फिर इसके बाद हमें यहाँ पर डाउन सी RGB कलर मैच का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मैं इस पे यहाँ पर आ जाता हूँ, ओके। तो जब हम लोग इसे सिलेक्ट करने के बाद वर्क करते हैं तो यहाँ पर वो जो ऐसे हम लोग इनपुट कलर स्पेस और आउटपुट में ऐसा सिलेक्ट जो भी चीज़ें कर रहे थे वो सारा काम ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाउन सी सॉल्व कर देता है। अगर यहाँ पर ये वाला बॉक्स टिक हो रखा हो तो ऑटोमेटिक कलर मैनेजमेंट वाला बॉक्स, ओके, तो यहाँ पर वो इनपुट आउटपुट वाली चीज़ें ये अपने आप डाउन से रिसॉल्व करके हमें देता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग इस मेथड का यूज़ नहीं करने वाले, तो इसलिए मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक कलर मैनेजमेंट को हटा देता हूँ और यहाँ पर हम लोग कलर प्रोसेसिंग मोड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रीसेट्स दिए गए हुए हैं, तो यहाँ पर मैं इन प्रीसेट्स का तो मैंने कभी यूज़ नहीं लिया। मैं यहाँ पर कस्टम वाले मेथड पे वर्क करता हूँ, क्योंकि कस्टम वाले मेथड पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे आप यहाँ पर एक मोटा दिमाग लगाएगी कि मतलब जितने सारे हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं उतना ज़्यादा हमारे पास कंट्रोल रहेगा, ओके। तो इसलिए मैं यहाँ पर कस्टम वाले ऑप्शन को ऐसे सेलेक्ट करके वर्क करता हूँ। और फिर उसके बाद आ जाते हैं इनपुट कलर स्पेस में। तो यहाँ पर वही आपको पता है कि कैमरा ने जिस भी कलर स्पेस में ऐसा शूट किया था उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पर ऐसे डाल देनी है। तो जैसे इस फुटेज के अंदर हम लोग ने ऐसा एरिलॉग C3 में ऐसे शूट किया था, तो इनपुट कलर स्पेस में आ जाते हैं। तो ऊपर जाना पड़ेगा, एरी ऊपर रहेगा, एरिलॉग C3, ठीक है। फिर टाइमलाइन कलर स्पेस में जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को टाइमलाइन में जिस कलर स्पेस पे वर्क हम लोग करना चाहते हैं हम लोग यहाँ पर वो सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डाउन सी वाइड गैमेट इंटरमीडिएट कलर स्पेस में यहाँ पे वर्क करता हूँ। इससे क्या फ़ायदा रहता है कि पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये चीज़ होती क्या है। जैसे कि आपको तो इतना पता चल ही होगा कि एरिलॉग C3 और मतलब यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ये एक अलग-अलग तरह के कलर स्पेस है, ठीक है, चीज़ों पर वर्क करने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हर कैमरा का अलग-अलग कलर स्पेस रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिप्स वाले एरिया पे देख सकते हैं, जैसे कि ये एरी पे शूट हुई थी, ये भी एरी पे शूट, ये कैनन पे हुई थी, ये DJI पे हुई थी और ये पैनासोनिक पे हुई थी शायद, और ये सोनी पे हुई थी और ये रेड पे हुई थी और ये ब्लैक मैजिक पे। मतलब हमें यहाँ पर बहुत तरह के कैमरास की फुटेज देखने को मिल रही है, तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें बहुत तरह की कैमरा की कलर स्पेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मुझे जितना याद है कि ये 18 या फिर 17 वाले वर्जन में डाउन सी रिजॉल्व में डाउन सी वाइड इंटरमीडिएट करके कलर स्पेस को लॉन्च ऐसे किया था। इसमें क्या फ़ायदा मिलता है कि यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा कलर स्पेस है, ओके। तो इसके अंदर जितने भी कैमरा में यूज़ होने वाले कलर स्पेस है सब इसके अंदर आ जाते हैं। या फिर कह लीजिए कि वो छोटे कलर स्पेस है ये डाउन सी वाइड इंटरमीडिएट के कंपैरिजन में, तो वो सारे कलर स्पेस डाउन सी वाइड इंटरमीडिएट वाले कलर स्पेस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। काइंड ऑफ अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ। जैसे कि मैं यूपी की बात कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी सिटीज़ है जैसे कि वाराणसी हो गया, नोएडा हो गया, इलाहाबाद हो गया और कानपुर, लखनऊ, बहुत सारी सिटीज़ हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जितनी अलग-अलग सिटीज़ हैं, मान लीजिए कैमरा की कलर स्पेस है, ठीक। अब क्या है कि मैं स्पेसिफिक सिटी की बात करूँगा तो तब हाँ, स्पेसिफिक सिटी की बात होगी और मतलब और किसी सिटी की बात नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मतलब सारे सिटीज़ को ऐसा कलेक्टिवली हम लोग कैसे मतलब सब में लेके चलें या फिर कैसे कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करें, हाँ। तो हम लोग अगर जैसे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, यहाँ पर वाराणसी की भी बात हो जाएगी, नोएडा की भी बात हो जाएगी और मतलब जितनी भी सिटीज़ हैं यूपी की। कहने का मेरा ये मतलब है कि काइंड ऑफ बहुत अलग-अलग कलर स्पेस हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं स्पेसिफिक कलर स्पेस की बात करूँगा तो वो स्पेसिफिक कलर स्पेस ऐसे कवर अप हो पाएगा, लेकिन स्पेसिफिक के चक्कर में बाकी रिमेनिंग कवर अप नहीं हो पाएँगे, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पर किसी एक ऐसे बड़े कलर स्पेस की बात कर लेते हैं जिसके अंदर मतलब जितने भी तरह के कलर स्पेस है वो के अंदर आ जाए, ओके। तो ऐसे मतलब सारे कलर स्पेस उसके अंदर आए रहेंगे, तो मैं उस कॉमन सी चीज़ का यूज़ करूँगा वो सारे कलर स्पेस के लिए वर्क कर जाएगी जो कि डाउन सी वाइड गैमेट इंटरमीडिएट। बस शॉर्ट में बोलूँ तो कहने का ये मतलब है कि ये डाउन सी वाइड इंटरमीडिएट इतनी बड़ी कलर स्पेस है क्यों कि इसके अंदर सारे जितने भी कैमरा में यूज़ होने वाले कलर स्पेस है सब इसके अंदर वाले रीजन में आ जाते हैं। तो ऐसे हम लोग कॉमनली सबके लिए एक सेम कलर स्पेस यूज़ कर सकते हैं जो कि डाउन सी वाइड इंटरमीडिएट। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर कॉमन कलर स्पेस की वजह से एक और प्लस पॉइंट ये मिलता है, जैसे कि मान लीजिए अलग-अलग कैमरास पे आपने शूट किया है और आपको किसी पर्टिकुलर लुक को ऐसा बरकरार रखना है, तो तब ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद हो जाती है क्योंकि कैमरास भले डिफरेंट है लेकिन हमारा टाइमलाइन कलर स्पेस तो कॉमन है ना, तो इसलिए हमें यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में बहुत हेल्प मिल जाती है इसका यूज़ करते हुए, ओके। फिर उसके बाद आ जाते हैं आउटपुट कलर स्पेस में जो कि है यहाँ पर रेक 709C, ओके। तो ये मतलब वही जो हम लोग आउटपुट या फिर अपने रिजल्ट में जिस कलर स्पेस में चीज़ों को चाहते हैं हम लोग उस चीज़ को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पे रेक 709 सिलेक्टेड है तो इसको लोग ऐसा मतलब इग्नोर कर देते हैं, मतलब हाँ
यहाँ पर रेग 709 सिलेक्टेड है तो क्या चीज़ करूँ? लेकिन आपको इसे इग्नोर नहीं करना है, यहाँ पर बस आपको रेग 709 गामा 2.4 को यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। अब ये चीज़ ठीक है और फिर अब मैं यहाँ पर जैसे इसको सेव करूँगा, वहाँ पर ऐसा कन्वर्ट या फिर ट्रांसफॉर्मेशन वाला काम अपने आप हो जाएगा। तो मैं इसे यहाँ पे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे चीज़ें ऐसा ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। तो देखिए, ऐसे हम लोग मतलब यहाँ से भी अपना वही कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म में जो हम लोग काम कर रहे थे, वो वाला काम हम लोग यहाँ से भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ, कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म में ये डाउनसी व्हाइट इंटरमीडिएट वाला कैसे क्या सेटअप करना है, मैं उसको अभी आपको आगे बता दूँगा कुछ देर में। और फिर इसके बाद बात कर रहे थे कि अगर आपको मान लीजिए कुछ ऐसी कन्फ्यूज़न हो रही कि भाई यहाँ पर मैंने जो एरे वाली चीज़ों को यहाँ पे इनपुट किया, फिर उसके बाद ये चीज़ें तो कन्वर्ट हो गई। जैसे कि मान लीजिए मैं एकदम आखिर में आ जाता हूँ अंदर, ठीक है? ब्लैक मैजिक रॉ वाली फाइल जो यहाँ पर है, ओके। तो यहाँ पर भी मतलब एरे के हिसाब से यहाँ पे कन्वर्जन हो गया होगा, क्या बोलते हैं? और फिर इसके बाद ऐसे यहाँ पे मुझे जैसे लगता है कि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यहाँ पर मैंने एरे के हिसाब से चीज़ों को अप्लाई किया, ठीक है? तो मतलब यहाँ पर मैं ब्लैक मैजिक की ऐसे क्लिप पे आता हूँ, तो यहाँ पर भी मतलब एरे के हिसाब से चीज़ें अप्लाई हो गई होंगी, तो चीज़ें यहाँ पर मतलब खराब हो गई होंगी मतलब, क्योंकि ये तो ब्लैक मैजिक की फुटेज है ना, तो ऐसा नहीं होता एक्चुअली। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि एक रॉ फाइल है, ओके। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी डिफरेंट वे में वर्क करती हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐसा बताया था ना, एकदम स्टार्टिंग वाले पार्ट में याद कीजिए कि रॉ फाइल इज़ अ डेट ऑफ कलेक्शन, ऐसा कुछ मैंने आपको कुछ बताया था। तो डेट ऑफ कलेक्शन ये सारी बात मैंने इसलिए बोली थी क्योंकि जैसे मैं मीडिया पोर्ट पे आ जाता हूँ, ठीक है? और मेटा डेटा को मैं पहले इधर इनेबल कर लेता हूँ और इसको हटा देते हैं मेटा डेटा, ओके। और मैं अब इस ब्लैक मैजिक वाले क्लिप पे ऐसा क्लिक मारता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे ही इस पे पूरा क्लिक मारता हूँ, आप देख सकते हैं इस क्लिप की पूरी यहाँ पे बायोडाटा हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर कैमरे का नाम क्या है, कैमरे बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है, आईडी वगैरह जो भी चीज़ें, कितने एफपीएस में शूट हुई थी और बहुत सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। आईएसओ और यहाँ पे टेम्परेचर भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ओके। तो कहने का ये मतलब है, मैंने इसीलिए वो ऐसा स्टार्टिंग में बोला था कि रॉ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ऐसी चीज़ें। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रॉ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, डेटा, ऐसी कुछ चीज़ें। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें अपने हिसाब से चीज़ें इनपुट ऑटोमैटिकली हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ऐसा मैनुअली बाद में जाके मतलब ऐसा बहुत कन्वर्जन वगैरह नहीं करना पड़ता। ये ऑटोमैटिकली ऐसा कन्वर्ट हो जाती हैं, ओके। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर किसी और रॉ फाइल पे जाके दिखाता हूँ। तो ये वाली रॉ फाइल रेड कैमरा से ऐसे शूट हुई थी, इसमें भी देख लीजिए। मतलब दुनिया भर की डिटेल्स यहाँ पे पहले से लिखी हुई हैं और ये रॉ फाइल है तो इसी वजह से ये भी ट्रांसफॉर्म पहले से हो चुकी है। और अगर यहाँ पर आप इसे कलर मैनेजमेंट को ऐसा हटाना चाहते हैं, हटाने का मतलब कि ऐसा बंद करना चाहते हैं, तो बस कलर पेज में आ जाइए। मैं इसी क्लिप पे आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बाईपास कलर मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जब आप इस पे ऐसा क्लिक करेंगे तो यहाँ से कलर मैनेजमेंट हट जाएगा। तो यहाँ पर हमारी वीडियो पहले कुछ ऐसी दिखती थी और अब ये कुछ ऐसी दिखती है, ओके। तो ऐसे यहाँ पर हम लोग अपने कलर मैनेजमेंट को यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर ये तो रॉ फाइल थी, यहाँ पर मतलब चीज़ ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गई क्योंकि यहाँ पर मेटा डेटा अवेलेबल था। मेटा डेटा की मतलब यहाँ पर ये जो मेटा डेटा का ऑप्शन रहता है ना, अगर जैसे कि यहाँ पे रॉ फाइल रहती है तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर ऐसे आप लिखी हुई देख सकते हैं। तो इसी वजह से डाउन रिज़ॉल्व ऑटोमेटिकली यहाँ पर कन्वर्ट कर देता है चीज़ों को, जो थी क्योंकि उसको यहाँ पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी पहले से कि ये क्या चीज़ है, ओके। और कभी-कभार जैसे कोई और फाइल यहाँ पे रहती तो डाउन रिज़ॉल्व में हम लोग को कुछ एडिशनली अपने से इनपुट देके ऐसा मतलब डाउन रिज़ॉल्व को काइंड ऑफ बताना समझाना पड़ेगा कि भाई ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं एक नॉर्मल फुटेज को यहाँ पे उठा लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर इधर से किसी फुटेज को उठा के ले आता हूँ और फिर मैं यहाँ पर कलर पेज में आ जाता हूँ, ओके। तो कभी-कभार क्या होता है कि मैंने 1-2 बार वैसे पहले भी ट्राई कर रखा है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ दिखा नहीं पा रहा फिलहाल, पता नहीं कोई वजह होगी। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग जो कलर मैनेजमेंट वाला काम इधर ऐसा कर लेते हैं, फिर उसके बाद कभी-कभार हमारे फुटेज में ऐसा रेक 109 वाली फुटेज रहती है, वो ओवर एक्सपोज़ हो जाती है। तो यहाँ पर मतलब ये चीज़ ऐसा दिख नहीं पा रही, पता नहीं क्यों? लेकिन ऐसी हो जाती है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को यहाँ पर ऐसा मतलब क्लिप्स वाले एरिया पे आकर इधर राइट क्लिक करना पड़ता है। फिर यहाँ पर ऐसा इनपुट कलर स्पेस में आकर यहाँ पर MISC वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पर हमें रेक्स 109 गामा 2.4 को सेलेक्ट करना पड़ता है। तब यहाँ पर ऐसे हमारी फुटेज नॉर्मलाइज़ हो जाती है। ऐसा पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर वो वाली प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, लेकिन पहले मुझे ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। ख़ैर अगर मान लीजिए आपके संग ऐसा कभी प्रॉब्लम हो कि आपकी एक नॉर्मल फुटेज जो रेक्स 109 वाली होती है, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को मिल गई कि मतलब इम्पोर्ट करने के बाद मतलब कलर मैनेजमेंट की कुछ ऐसी सेटिंग्स है, उसके बाद ये कुछ ऐसा ओवर एक्सपोज दिख रही है, तो बस कुछ नहीं करना है, ऐसा उस पर राइट क्लिक मारना है, इनपुट कलर स्पेस में चले जाएंगे, फिर यहाँ पर MISC वाले ऑप्शन में जाके रेक्स 709 गामा 2.4 को सेट करना है और चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। और बाकी वो जो पहले स्टार्टिंग में ध्यान थी कि मैं आपको बता रहा था कि मतलब डाउन से रिजॉल्व को हमें बताना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें
तो वही बताना पड़ेगा। मतलब मैं ये कह रहा था कि हम लोग को इनपुट कलर स्पेस में मतलब ऐसा जाके बताना पड़ेगा कि मतलब ये क्या चीज़ है। ओके, और जैसे कि यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको ये बता सकता हूँ, जैसे कि ब्लैक मैजिक रॉ वाले एरिया पे जाते हैं, ठीक, जितनी भी रॉ फाइल्स रहती है वहाँ पर इनपुट कलर्स में से कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। लाइक यहाँ पे डाउन रिजॉल्व अपने से समझ जाता है कि मतलब मेटा डेटा की वजह से कि ये रॉ फाइल है तो इधर कैसे क्या करना है, तो इसीलिए रॉ में हमारा ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाता है। और हाँ, कभी कभार मान लीजिए आपने जैसा प्रोजेक्ट सेटिंग्स में यहाँ पर मैं जैसे कुछ काम करता हूँ कि यहाँ पे एरीलॉग C3 है ना, मैं कुछ भी यहाँ पर ऐसे किसी रैंडम से कलर स्पेस पे ऐसा क्लिक मार देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक डिजाइन, इस पे ऐसा क्लिक मार देते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक। अभी भी रॉ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मतलब पहले से ही मेटाडेटा में इंफॉर्मेशन दी रहती है, तो इसलिए रॉ पे कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये जो लॉग फुटेज होती है उसमें ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, अगर हम लोग इनपुट स्पेस में ऐसा कुछ मतलब गलत इन्फॉर्मेशन को डाल दे तो ऐसा हमें लॉग में प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, लेकिन वही रॉ में कोई प्रॉब्लम ऐसी देखने को नहीं मिलती। ओके, तो बस कहने का ये मतलब है कि लॉग फुटेज यहाँ पर अफेक्ट हो जाती है अगर हम लोग यहाँ पर गलत कलर स्पेस को ऐसे सिलेक्ट करें। रॉ फाइल्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे मैं क्या कैसे वर्क करता हूँ। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आ जाते हैं, जब हम लोग सिर्फ एक कैमरा का ऐसा यूज़ कर रहे होते हैं तब मैं यहाँ पर इस मेथड को ऐसा फॉलो करता हूँ। और अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं मल्टीपल कैमरास का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि इस वाले सिनेरियो में, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऐसी फुटेज है, लॉग फुटेज आप यहाँ पे कह सकते हैं, और रॉ फाइल्स अगर नहीं है तब मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये कलर मैनेजमेंट वाले एरिया में जाके जो चीज़ें हम लोग यहाँ पर ऐसे पूरे प्रोजेक्ट के लिए चीज़ों को सेटअप करते हैं, ये वाला मेथड आप तब फॉलो ना करें, तब आप कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म वाले मेथड को ही फॉलो करें, वो बेटर रहता है वहाँ पे। नहीं तो अगर आप मान लीजिए मोस्टली लॉग फुटेज पे वर्क करते हैं तब आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं। उसमें क्या रहता है कि आप कलर प्रोसेसिंग मोड में यहीं पर ही आके आप ऐसा मतलब डाउन सी वाइट गैमेट को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, डाउन सी वाइट इंटरमीडिएट को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर यहाँ पर आप इसे सेव कर लीजिए। तो यहाँ पर जितनी भी लॉग फुटेज रहेंगी वो कॉमनली ऐसा डाउन सी वाइट गैमेट में ऐसा कन्वर्ट हो जाएंगी। बस यहाँ पर क्या करना रहता है कि आपको स्टार्टिंग में बस यहाँ पर ऐसे राइट क्लिक करके इनपुट कलर स्पेस को यहाँ पे बताना पड़ता है। जैसे कि ये एरी की क्लिप है तो मैं यहाँ पर ये एरी वाले एरिया पे जाके एरी लॉग C3 पे ऐसा क्लिक मार दूंगा। तो ऐसे भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ कलर मैनेजमेंट का ही यूज करना है तो। नहीं तो मेरे हिसाब से बेटर मेथड ये रहता है जब आप लॉग फुटेज पे वर्क करें कि आप मतलब ऐसे ऐसा कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को ड्रैग एंड ड्रॉप करें। मतलब मुझे तो उसकी ज़्यादा आदत लगी हुई है, लेकिन मैंने आपको जितने भी मतलब तरीके होते हैं क्लाउड मैनेजमेंट करने के, मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे तरीके बता दिए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप इसका यूज़ ले सकते हैं। और अगेन यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि रॉ पे यहाँ पे फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे अगर आपको लॉग फुटेज पे आप वर्क कर ही रहे हैं, आपको इस तरह से चीज़ को सेटअप करने में अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पे डाउन सी वाइट गैमेट सेलेक्ट करके यहाँ से इनपुट कलर स्पेस देके भी काम कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको अभी आखिरी वाला तरीका बताया कि मतलब ब्लॉक फुटेज पे जब आपको वर्क करना ही है तो आप यहाँ से डाउन सी वाइट गैमेट को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ से आप जिस भी कलर स्पेस में हमने ऐसा रिकॉर्ड किया था वो चीज़ आप यहाँ से इनपुट देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोग क्या गलती कर देते हैं कि मतलब यहाँ पर जैसे प्रोजेक्ट सेटिंग में पूरे प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर तो सिलेक्ट हो गया है ना कि मतलब जितनी भी लॉक फुटेज है वहाँ पर ये डाउन सी वाइट गैमेट हम लोग ने आउटपुट कलर स्पेस में अप्लाई कर दिया, लेकिन इनपुट देने के लिए वो लोग यहाँ से इनपुट देने की जगह CST को अप्लाई करते हैं, वही कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। तो बस ये नहीं करना, इनपुट भी आपको तब यहीं से ही देना है, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है, मतलब यहाँ से इनपुट देने का ऑप्शन। और फिर इन सारी चीज़ों के बाद मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि हम लोग कैसे रॉ फुटेजेस पे वर्क करते हैं, क्या मेरा वर्क फ्लो रहता है, और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हम लोग कैमरा रॉ वाले एरिया पे कैसे कैसे चीज़ों को सेटअप करते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। मैं आपको मोर लाइकली यहाँ पे ये बताऊंगा कि मेरा क्या वर्क फ्लो रहता है रॉ फुटेजेस के संग वर्क करते हुए। और बेसिकली यहाँ पर मैं थोड़ा सा नोड बेस्ड अप्रोच को फॉलो करता हूँ जब मैं रॉ फुटेजेस पे वर्क कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और फिर उसके बाद ऐसे मल्टीपल रॉ फाइल के संग कैसे क्या वर्क करें, मैं इन सारी चीज़ों को इस पार्ट में कवर अप करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे चीज़ों के बारे में बताना शुरू करता हूँ। तो पहले से हटा देते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर चीज़ों को टाइमलाइन लेवल पे सेटअप करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को पहले ले आता हूँ, इसे कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। और फिर इनपुट में यहाँ पर मैं डाउन सी वाइट गैमेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ इधर। फिर इनपुट गामा में भी डाउन सी वाइट डाउन सी इंटरमीडिएट। और आउटपुट वाले एरिया पे हम लोग रेड 709 की सेटिंग्स को लगाएंगे। तो रेड 709 एक मिनट इधर गामा 2.4। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर चीज़ों को अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काइंड ऑफ कह सकते हैं कि वीडियो के कलर्स बहुत अजीब ढंग से देखने को दिख रहे हैं। तो पहले हम लोग को इस चीज़ को भी यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा।
तो हम लोग इसे भी यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो इस वाली प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रोजेक्ट सेटिंग्स में निकल लेते हैं और यहाँ पर आपको कैमरा रॉ पे ही जाना है। तो पहले से मैं यहाँ पे लोकेटेड हूँ और यहाँ पर अब जो भी हम लोग काम करने वाला है यही इंपॉर्टेंट काम होने वाला है जो इन प्रॉब्लम्स को ऐसा फिक्स करेगा कि मतलब सन काइंड ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऐसा दिख रहा है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे रेड फुटेज के संग संग एक आइडिया देता हूँ दूसरे कैमरा की फुटेज जब आपको मिले तो कैसे क्या सेटअप करना है। तो मैंने स्टार्टिंग में वो आपको कौन सा एग्जांपल बताया था, हाँ एरी की फुटेज पे हम लोग कैसे क्या वर्क करते हैं वो मैंने आपको कलर मैनेजमेंट में बताया था। तो मैं कैमरा रॉ में कैसे क्या एरी की फुटेज को सेटअप करते हैं मैं यहाँ पर भी वही चीज़ ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी कैमरा ब्रांड है आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये एरी का जैसे मान लेते हैं, ओके एरी सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डिकोड यूजिंग कैमरा मेटा डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर लेता है। एरी में मेरी कुछ ऐसी ही सेटिंग्स रहती हैं और जितना मैंने एरी के अंदर देखा कि यहाँ पर डिवेयरिंग वाला काम लॉक C3 या फिर लॉक C4 में होता है। अगर कोई नया मतलब मस्त वाला कैमरा है तो लॉक C4 में होता है, नहीं तो पुराने कैमरा से लाइक लॉक C3 पे हो जाते हैं डिवेयर। तो बस एडी के लिए यहाँ पे क्या करना रहता है कि कैमरा मेटा डेटा पे छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीज़ें अपने हिसाब से यहाँ पे हो जाती है मैंने जितना अभी तक देखा है। और ऐसे ही मान लेते हैं कि मेरे टाइमलाइन में और कौन सी कैमरा की क्लिप थी, हाँ ब्लैक मैजिक की। ओके तो इधर आ जाते हैं, ब्लैक मैजिक को लगा देते हैं, ब्लैक मैजिक रॉ। तो ब्लैक मैजिक रॉ में मैं यहाँ पर डाउन सी वाइट इंटरमीडिएट वाला वर्कफ्लो यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर मैं डिकोड यूजिंग कैमरा मेटा डेटा की जगह प्रोजेक्ट पे कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पर कलर स्पेस वाले एरिया पे आके से डाउन सी वाइट गैमेट को अप्लाई कर सकूँ। तो ब्लैक मैजिक रॉ में मैं क्या करता हूँ, डाउन सी वाइट गैमेट और डाउन सी इंटरमीडिएट ये सेटिंग्स मेरी यहाँ पर कलर स्पेस और गामा में अप्लाई हो रखी रहती है। या जैसे कि यहाँ पर अप्लाई हो रखी है तो मैं ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन आप में मान लीजिए कोई और कलर स्पेस या फिर गैमेट सेलेक्ट हो रखा है तो यहाँ पर चीज़ों को लाइक मॉडिफाई करने के लिए आपको बस यहाँ पे ऐसा प्रोजेक्ट में जाना होगा और फिर यहाँ से आप जिस भी कलर स्पेस को यहाँ से उठाना चाहते हैं बस उठा के ऐसा मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। बस ऐसे ही गामा में भी आप कर लीजिएगा। वैसे मैं इन्हीं सेटिंग्स पे ऐसे वर्क करता हूँ। और लेकिन चलिए मैंने आपको जैसे दूसरे कैमरास के फुटेजेस पे कैसे के सेटिंग्स को अप्लाई करना है उसका एक आइडिया मैंने दे दिया। रेड की मेन अब बात कर लेते हैं जिसका हम लोग यहाँ पे एक्चुअल यूज़ लेने वाले हैं। ओके तो मैंने मोस्टली जितनी भी रॉ फुटेज है ज़्यादातर मैंने रेड की फुटेजेस पे ऐसा वर्क किया। अगर मैं रॉ फुटेजेस की बात करूँ तो यहाँ पर रेड पे से वर्क करना मैं आपको ये बताता हूँ। तो डिकोड क्वालिटी में फुल प्रेस प्रीमियम प्रेस रखता हूँ उसे और फिर उसके बाद मिड डेप्थ को यहाँ पे 16 पे ही रखते हैं क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन नहीं लेके चलते, वो बेटर रहता है मेरे हिसाब से। और बाकी यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटिंग्स में यहाँ पर मेरे हिसाब से जो रेड की सही सेटिंग्स हैं वो पहले से यहाँ पे अप्लाई हो रखी हैं तो मैं यहाँ पे सेट नहीं हुआ था। और फिर अब मैं यहाँ पर चीज़ों को ऐसा सेव कर लेता हूँ। ओके तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले और फिर इन सारी चीज़ों को देख लेने के बाद मैं बस आपको पहले यहाँ पे ये दिखाना चाहता कि मैं किन सेटिंग्स में क्या वर्क करता हूँ। अगर आपके सेटिंग्स में कुछ चीज़ें मतलब कुछ गलत सिलेक्ट हो रखी है तो आप उसको ऐसा करेक्ट कर लीजिए। और बाकी यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम स्टार्टिंग में बड़ी अजीब लगती थी जिसको मैं फिक्स नहीं कर पाता था कि जैसे कि आप जब मीडिया वाले एरिया पे जाएंगे तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ISO 500 है इस क्लिप का और यहाँ पर टेम्परेचर 5600 है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ऐसा कैमरा रॉ पर सेटअप करते हैं तब कभी कभार ISO कुछ गलत सेलेक्ट हो जाता है तो मतलब थोड़ा सा डिफरेंस ऐसा देखने को मिलता है। तो पहले तो मुझे जब मैं स्टार्टिंग में वर्क करता था तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था कि मैं इस चीज़ को कैसे फिक्स करूँ। खैर इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम लोग को क्या करना रहता है कि हम लोग पहले यहाँ पर डिकोड यूजिंग प्रोजेक्ट पे पहले कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि जब आपको ISO और कलर टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिले यहाँ पर और मतलब जब आप मीडिया पे सिलेक्ट करते हैं और तब जो मेटा डेटा वाले एरिया पे लिखा रहता है वहाँ पर चीज़ें आपको दोनों जगह डिफरेंट देखने को मिले। मेटा डेटा से चीज़ों को अलाइन करने के लिए बस यहाँ पर बाहर वाले डॉट्स पे आप टिक मार देंगे तो एक्जैक्टली मतलब मेटा डेटा वाले समय में जो भी मैं कलर टेम्परेचर और ISO देखने को मिल रहा था वही सेम ISO और टेम्परेचर अब यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा और आपको क्लिप में थोड़ा बहुत चेंज भी देखने को मिलेगा जब मैं इसे सेव करता हूँ। जैसे कि मैं अब इसे सेव करता हूँ, ओके तो यहाँ पर हमें हल्का सा ऐसा चेंज भी देखने को मिलता है। और बेसिकली जब भी कोई ऐसा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब जो भी ISO और कलर टेम्परेचर उस समय वहाँ पर उसने ऐसा कैमरा में डायल किया होगा वही सेम चीज़ें ऐसे यहाँ पर अप्लाई हो जाती हैं यहाँ पर इन एक्सटर्नल डॉट्स को ऐसा टिक करने से। बस इनका यही मेन ऐसा पर्पस रहता है कि कैमरा यूज़ करते समय जो ISO टेम्परेचर रहता है और अभी के समय में जो ISO टेम्परेचर रहता है वो दोनों से सेम हो जाता है। तो मैं इस वजह से इन दोनों को ऐसा टिक कर देता हूँ। और फिर कैमरा रॉ के बाद अब हम लोग यहाँ पर एसेस के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो यहाँ पर एसेस वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एसेस एक्चुअली होता क्या है, कहाँ पर इसका क्यों यूज़ होता है और एसेस के लिए कलर मैनेजमेंट वाला काम हम लोग कैसे क्या करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसी चीज़ों को कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग इसकी बातचीत शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली बात एसेस एक्चुअली होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
तो एसेस कोई शब्द नहीं होता, ये एक शॉर्ट फॉर्म को हम लोग पढ़ते हैं ऐसा, ACES, एसेस ऐसा। और मैं आपको इसका फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। तो इसका फुल फॉर्म है एकेडमी ऑफ कलर इनकोडिंग सिस्टम। इसका मोस्टली यूज हम लोग VFX या फिर मोशन वाले पार्ट में ऐसा करते हैं। और बेसिकली मोशन और VFX वाले पार्ट में, और जैसे ही मैंने आपको VFX वाले पार्ट बताया, हम लोग VFX वाले पार्ट में एसेस को इसलिए करते हैं क्योंकि जो VFX टीम वाले लोग रहते हैं वो लोग मतलब मोस्टली एसेस पाइपलाइन को फॉलो करते हैं। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी बात कर रहा हूँ। वो लोग ऐसा एसेस पाइपलाइन को फॉलो करते हैं। इंडिया में वैसे तो अभी बहुत लोग तो नहीं करते, मुझे जितना पता है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग डाउनसी वाइट गैमेट का क्यों यूज करते हैं, उसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग जितनी भी डिफरेंट कलर स्पेस रहते हैं उनको एक कॉमन कलर स्पेस में ले आते हैं। ठीक, वही सेम काम लगभग हम लोग एसेस का भी करते हैं। वही सेम कॉमन कलर स्पेस में काम करने वाला काम हम लोग एसेस का भी यूज करके करते हैं। बाय द वे, एसेस और डाविंसी वाइट गैमेट में से क्या बेटर है ये आपको आखिर में पता चल ही जाएगा मेरे हिसाब से, नहीं तो मैं आखिर में डेडिकेटेडली एक बार हाईलाइट करके आपको बता दूंगा। और अभी सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर नोड लेवल पे एसेस के संग कैसे क्या वर्क करते हैं मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटिंग्स में डाविंसी वाइट जीबी को सिलेक्ट कर लिया इसलिए। और अब हम लोग यहाँ पर नोड लेवल पे कैसे क्या वर्क करते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म का यूज नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लोग एसेस ट्रांसफॉर्म का यूज लेने वाले हैं। तो मैं इसे यहाँ पर ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और फिर यहाँ पर एसेस ट्रांसफॉर्म वाले एरिया पे मैं यहाँ पर एसेस वर्जन पे आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन पे वर्क करने वाला हूँ। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर इनपुट ट्रांसफॉर्म में अपने कैमरे के कलर स्पेस को डालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इस फुटेज पे फिलहाल के लिए वर्क नहीं करने वाला क्योंकि यहाँ पर हमें DJI का ऑप्शन नहीं मिलने वाला क्योंकि ये DJI की फुटेज है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इस फुटेज पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मास्टर री और यहाँ पर रीसेट लोड ग्रेड पे ऐसा क्लिक मार देते हैं। यहाँ पर एसेस ट्रांसफॉर्म को अडॉप्ट कर देते हैं, ये एरे की फुटेज है वैसे। ठीक, तो यहाँ पर एसेस वर्जन 1.3 सिलेक्टेड है, अच्छी बात है। इनपुट ट्रांसफॉर्म में आकर यहाँ पर हम लोग एरी लॉग C3 को सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर इस फुटेज की हालत बहुत खराब हो चुकी है, कोई नहीं, इसे फिक्स कर लेंगे। और बाकी आउटपुट ट्रांसफॉर्म में आकर हम लोग यहाँ पर रेक्स 709 को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, रेक्स 709। ठीक है, और मान लीजिए मेरे टाइमलाइन में ऐसे ही कोई और एडी वाली फुटेज होती और जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कुछ और एडी वाले क्लिप्स के संग वर्क कर रहे होते हैं तो बस सेम इस चीज़ को हम लोग और जगह भी ऐसा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर Ctrl+C प्रेस करता हूँ, फिर इधर आके Ctrl+V, ऐसे ही मतलब सब जगह ऐसे हम लोग अप्लाई कर देते हैं। अगर हम लोग और भी एडी वाली फुटेजेस पे वर्क कर रहे होते तो अभी मैं ऐसा यहाँ पे नहीं करने वाला। और अभी मैं आपको एक और चीज़ ये बताना चाहूँगा, जैसे कि जब रेक्स 709 वाली फुटेज रहेगी तब यहाँ पर कैसे क्या काम करेंगे। ठीक है, अगर एसेस में ही वर्क करना है तो सबसे पहले एसेस ट्रांसफॉर्म को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो बस यहाँ पर भी इनपुट और आउटपुट दोनों जगह पे रेक्स 709 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं सेव कर देता हूँ, ये हो गया इधर। और ये इधर। ओके, तो फुटेज यहाँ पर हमारी नॉर्मलाइज हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी फुटेज यहाँ पर नॉर्मलाइज हो चुकी है। मैं यहाँ पर कलर ग्रेडिंग को बाईपास भी करता हूँ तो भी हमें कोई चेंज ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। और फिर अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर मैं एक इमेज को पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, जैसे कि हम लोग यहाँ पर इस इमेज पे आ जाते हैं तो यहाँ पर इस इमेज को जैसे कि आप देख सकते हैं तो इस इमेज के अंदर क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पर जितने भी कलर स्पेस है उनकी एरिया रेंज बाउंड्रीज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही। और नॉर्मली ऐसे बोलूँ तो आप यहाँ से ये आइडिया लगाए कि कौन सा कलर स्पेस कितना बड़ा है। ओके, तो जैसे कि जब डाउनसी वाइट गैमेट पहले नहीं हुआ करता था तब लोग एसेस का मतलब यूज करते थे, जैसे हम लोग आज डाउनसी वाइट गैमेट थे। जैसे कि आपके पास डिफरेंट फुटेजेस हैं वो डिफरेंट कलर स्पेस में ऐसा शूट हो रखी होंगी तो सबको एक कॉमन कलर स्पेस में ऐसा चेंज कर देते हैं, जो कि एसेस पहले जब डाउनसी वाइट गैमेट ऐसा लॉन्च नहीं हुआ था तब लोग यही काम एसेस पे करते थे, मतलब इसी को ऐसा अपना कॉमन कलर स्पेस बना लेते थे। क्योंकि डिफरेंट कलर स्पेस पे हम लोग वर्क करेंगे तो थोड़े हमें डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, और ऐसे कॉमन कलर स्पेस में हम लोग वर्क करेंगे तो हमें थोड़े कॉमन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और बाकी जो हम लोग पहले मेथड ऐसा फॉलो करते थे अब मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये मेथड अभी भी फिलहाल यूज होता है। क्योंकि मान लेते हैं कोई अगर ऐसा एसएस के कलर स्पेस में ऐसा चीजों को मांगता है तब हम लोग यही वर्क फ्लो ऐसा फॉलो करते हैं जो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, आखिर में उसमें रेक्स 709 में ऐसा कन्वर्ट करके किसी को नहीं देते हैं बेसिकली। तो वो कैसे क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं किसी दूसरे क्लिप पे आ जाता हूँ, लॉक फुटेज पे। ठीक है, तो मैं इधर ही आ जाता हूँ, यही हमारा एक कॉमन एग्जांपल रहेगा हर जगह के लिए। तो यहाँ पर मैं एसेस ट्रांसफॉर्म को खोल लेता हूँ इधर से। ठीक, यहाँ पर अब आउटपुट में बस मुझे यहाँ पर एसेस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे कि यहाँ पर मैं एसेस यहाँ पे मतलब जहाँ पे एसेस के ऑप्शन दिए रखे हैं मैं उधर आ जाता हूँ पहले। ओके, तो यहाँ पर एसेस की इतनी वैरायटी आ जाती है ना कि मतलब एक कोई बिगनर रहेगा तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, मैं इसको करूँ कि इसको करूँ, मतलब क्या बेटर रहेगा। ओके, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एसएस CCC।
ओके, तो यहाँ पे सीसीसी का मतलब है कलर करेक्शन, तो ये है एसएस कलर करेक्शन। इसका मोस्टली हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पर एसएससीसी में क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे कि यहाँ पर मैं ब्लैक पॉइंट्स पे ऐसा वर्क करता हूँ, तो वहाँ पर हमें बहुत इश्यूज ऐसा देखने को मिल जाते हैं। और मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ एसएससीसीटी के बारे में। तो यहाँ पर सीसीटी का मतलब है कलर करेक्शन विंडो, और देखा जाए तो मैं आपको एक जनरल वे में ऐसे बताऊँ तो सबसे ज़्यादा हम लोग यहाँ पर एसएससीसीटी का यूज़ करते हैं, मतलब डाउनसी रिज़ॉल्व के अंदर जब हम लोग कलर ग्रेडिंग ये सब वाला कुछ काम करते हैं तो। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है एसएससीजी। सीजी का मतलब यहाँ पर कंप्यूटर ग्राफिक स्पेस है, तो इसको हम लोग अपने आउटपुट ट्रांसफॉर्म में मोस्टली रखते हैं। तो जब भी हम लोग को ऐसा वीएफएक्स वालों को अपनी फाइल्स ऐसा देनी रहती है, तो हम लोग एसएससीजी का यूज़ करके आउटपुट ऐसे अपना निकालते हैं, और फिर हम लोग वो आउटपुट अपने वीएफएक्स वाली टीम को ऐसा देते हैं। और मैंने आपको जो नहीं बताया था कि एसएस पाइपलाइन फॉलो करते हैं, तो और फिर इसके बाद जो वीएफएक्स वाले बंदे रहते हैं, तो जो भी उनका कंपोजिटिंग ऐसे काम रहते हैं, वो सब काम करने के बाद वो लोग ऐसा एसएससीजी वाले फॉर्मेट में हम लोग को ऐसा देते हैं फाइल। तो बस इसमें मतलब चीज़ों को लेन-देन करने से ये फ़ायदा रहता है, क्योंकि यहाँ पर वही हमें डायनामिक रेंज मतलब अच्छी क्वालिटी मिलती है। अगर मैं ऐसा बहुत नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो बहुत अच्छे क्वालिटी में, अच्छे डायनामिक रेंज में ऐसा चीज़ें डिलीवर हो जाती है। खैर चलिए, मैं मानता हूँ कि इतनी थ्योरी वाली बात आपके लिए सफिशिएंट है, और अब हम लोग यहाँ पर एसएससीसीटी में वर्क करना शुरू करते हैं। तो मैं इस पे यहाँ पे ऐसा क्लिक मारता हूँ। तो यहाँ पर अभी तक हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने अपने इनपुट कलर स्पेस को ऐसा मतलब यहाँ पे ऐसा इनपुट दे दिया, ठीक। और यहाँ पर जो आउटपुट कलर स्पेस है वो हम लोग का एसएससीसीटी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे टाइमलाइन का कलर स्पेस एसएससीसीटी है, ओके। और फिर उसके बाद हम लोग को अपने टाइमलाइन के कलर स्पेस को रेक्ट 709 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए फिर से यहाँ पर हम लोग एसएस ट्रांसफॉर्म को एक एडअप कर लेंगे यहाँ पर ऐसे। और यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, इनपुट ट्रांसफॉर्म में हम लोग यहाँ पर एसएससीसीटी को सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर आउटपुट वाले में आकर रेक्ट 709 को सिलेक्ट कर देंगे, और ऐसे मतलब हमारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो रेक्ट 709 में कुछ इधर है। और बाय द वे देखा जाए तो हमें यहाँ पर कोई ऐसा खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। खास डिफरेंस से मतलब कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ही आके ना, यहाँ पर एरीलॉग C3 के बाद यहाँ पर रेक्ट 709 पे ऐसा कन्वर्ट कर देता है एक ही नोड में मतलब, तो भी हमें सेम रिजल्ट्स ऐसे देखने को मिलते हैं। और जैसे कि यहाँ पर मैं 2 नोड्स का यूज़ करके पहले मैंने मतलब इनपुट कलर स्पेस को यहाँ पर ऐसा लिया, फिर आउटपुट कलर स्पेस यानी कि टाइमलाइन कलर स्पेस में यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। फिर इधर आकर यहाँ पे रेक्ट 709 को सिलेक्ट किया, तो इधर भी हमें कुछ ऐसे खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। मैं आपको एक बार करके दिखाई देता हूँ, ठीक है। कंपैरिजन मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ग्राफ स्केल कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इस नोड को पहले हटा देता हूँ, और यहाँ पर आकर हम लोग रेक्ट 709 को सिलेक्ट कर लेंगे नीचे। 1 मिनट ऐसे। और फिर यहाँ पर मैं गैलरी पर आकर इस पे ऐसा क्लिक मारता हूँ, और फिर इमेज 5 वाले ऑप्शन पे ऐसे क्लिक मारेंगे, और यहाँ पर ये वो वाली फुटेज है जहाँ पर हम लोग ने टाइमलाइन कलर स्पेस पर एसएससीसीटी रखा था, और फिर आखिर में रेक्ट 709 में कन्वर्ट किया था। इधर लेफ्ट साइड की तरफ वो वाली फुटेज है, और राइट साइड की तरफ हम लोग ने डायरेक्टली एरीलॉग C3 से रेक्ट 709 में कन्वर्ट किया था। अब गजब की बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमें इन दोनों में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ओके। तो ऐसे आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग टाइमलाइन कलर स्पेस में एसएस को सिलेक्ट करने के बाद फिर रेक्ट 709 में कन्वर्ट करें, या फिर डायरेक्टली स्टार्टिंग में ही ऐसा रेक्ट 709 में कन्वर्ट करें। नहीं तो ऐसा एक ही नोड में मतलब इनपुट में जो भी कैमरा का कलर स्पेस और आखिर में रेक्ट 709 को लें, दोनों में कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं रहता, ओके। जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया, और मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट। और जैसे कि अगर हम लोग को किसी रेक्ट 709 वाली फुटेज पे वर्क करना है तब क्या करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर इसी फुटेज पे आ जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस नोट को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, और मैं रेक्ट 709 वाली फुटेज पे आ जाता हूँ इधर, Ctrl+V, ओके। ये तो एरे की फुटेज है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये रेक्ट 709 वाली फुटेज है, तो इसलिए इनपुट ट्रांसफॉर्म में हमें यहाँ पर भी रेक्ट 709 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। एक और नोट को यहाँ पर ऐसे फिर से बना लेते हैं, क्योंकि अगर हमें ऐसा टाइमलाइन कलर स्पेस को एसएससीसीटी करना है, तो यहाँ पर हम लोग को स्टार्टिंग वाले नोट में एसएससीसीटी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कुछ ऐसे। और आउटपुट कलर स्पेस में आकर फिर से एसएस ट्रांसफॉर्म को ड्रॉप करना पड़ेगा। इनपुट में यहाँ पर एसएससीसीटी ले लेंगे, और आउटपुट में आकर यहाँ पर रेक्ट 709 को फिर से सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ ऐसे। और ऐसे हम लोग यहाँ पर इन दोनों नोट्स के बीच में जितने भी नोट्स को चाहे उतने नोट्स को यहाँ पर ऐड अप करके जो भी हमें काम करना है कर सकते हैं, और बाकी मैं यहाँ पर बाईपास करके भी दिखाता हूँ, ऐसे भी कोई हमें यहाँ पर फर्क देखने को नहीं पड़ता, ओके। तो रेक्ट 709 में ऐसे हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे। और फिर इसके बाद अगर आप मान लीजिए नोड वाइज सेटिंग्स के ऊपर वर्क नहीं करना चाहते, आप प्रोजेक्ट लेवल पे यहाँ पर सेटिंग्स को अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब कि यहाँ पर कलर मैनेजमेंट वाले एरिया में
ऐसे यहाँ पर चीज़ों को अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे क्या करेंगे। और फिर अगर हम लोग को स्पेसिफिक एसएस पे थोड़ा अच्छा और कंट्रोल चाहिए तो हम लोग यहाँ पर एसएस सीसीटी वाले ऑप्शन पे आके चीज़ों को अप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एसएस वर्जन को लेटेस्ट ही रखेंगे 1.3। और फिर यहाँ पर एसएस इनपुट ट्रांसफॉर्म में हम लोग यहाँ पर जिस भी कैमरा के कलर स्पेस पे वर्क कर रहे हैं, मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू देनी होती है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, पहले से कैंसिल करते हैं। मैं इधर आ जाता हूँ क्लिप्स में, ठीक है। मैं यहाँ पर चीज़ों को मास्टर रीसेट कर देता हूँ, रीसेट कंप्लीट, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको यहाँ पे चीज़ों को करके दिखाता हूँ। एसएससीसीटी यहाँ पर ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। इनपुट इनपुट ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर हम लोग एरिलॉग C3 को ऐसा सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं ऊपर चला जाता हूँ पहले, एरिलॉग C3, ठीक है। और फिर यहाँ पे एसएस आउटपुट ट्रांसफॉर्म में रेक्स 09 को सिलेक्ट कर लेंगे। एक मिनट, ओके। तो मैं इसे इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर यूज कलर स्पेस ग्रेडिंग टूल्स पे ऐसा टिक मार देंगे और यहाँ पर गामा को सिलेक्ट कर देंगे। और बाकी बस मैं इन्हीं सेटिंग्स पे ऐसा वर्क करता हूँ और जैसे ही मैं इसे यहाँ पे सेव करूंगा चीज़ें यहाँ पर ऐसे अप्लाई हो जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि हम लोग नोड लेवल पे कैसे क्या चीज़ों को सेटअप करते हैं, प्रोजेक्ट लेवल पे कैसे क्या चीज़ों को सेटअप करेंगे। और बाकी रॉ क्लिप्स का तो आपको पता ही है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली ये चीज़ अप्लाई हो जाती है क्योंकि यहाँ पर मेटाडेटा अवेलेबल रहता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर एसएस में और कोई खास कॉम्प्लिकेशंस रहती नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस तब रहती थी जब हम लोग यहाँ पर 17 या फिर 18 वाला वर्जन यूज करते थे और जब एसएस 1.1 रहता था। अगर तब मैं ये वीडियो बना रहा होता तो मैं एसएस वाले टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन करता, क्योंकि तब वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। जब मैं एसएस के कलर स्पेस में वर्क करता था तब मैं लिफ्ट गामा गेन प्राइमरीज पे जैसे वर्क करता था तो मतलब ये थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव करते थे एसएस कलर स्पेस में। तो अब ऐसे कुछ खास अभी फिलहाल के लिए प्रॉब्लम तो एसएस के संग अब रह नहीं गई, तो इसलिए एसएस में मेरे हिसाब से और कुछ ऐसा कवर करने लायक है नहीं फिलहाल के लिए। और बाकी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ प्रॉपर वे में कि यहाँ पर VFX वाला वर्कफ्लो कैसे क्या रहता है, मतलब किस कलर स्पेस में मतलब लेन देन होता है चीज़ों का, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। तो मैं इधर आ जाता हूँ, मैं उस इमेज को ले आता हूँ पहले। एक मिनट, ये चीज़ इसलिए फीकी लग रही क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने मतलब एसएस वाली सेटिंग्स को लगा रखा है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्लिप्स पे आकर चीज़ों को बाईपास कर देता हूँ, बाईपास कलर मैनेजमेंट, ठीक है। और अब इसे यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। जैसे डाउन से रिजॉल्व में हम लोग का क्या काम रहता है कि हम लोग लॉग से एसएससीसीटी में ऐसे चीज़ों को ट्रांसफॉर्म या फिर कन्वर्ट करते हैं। और फिर एसएससीसीटी के बाद ये वाली फाइल हमारे VFX वाले लोगों के पास चली जाती है, वो जहाँ पर भी अपना VFX वाला काम कर ले, ब्लेंडर, माया, कहीं पर भी, तो वो लोग वहाँ पर एसएससीसीटी में ऐसा जो भी अपना वर्क करते हैं और फिर उसके बाद वो अपना रिजल्ट SSCG वाले फॉर्मेट में हमें ऐसा देते हैं। और फिर एक मिनट, मैं इसको हटा देता हूँ, ओके। और फिर उसके बाद वो जो SSCG वाली फाइल रहती है वो हमारे पास आती है ऐसा डाउनस्ट्रीम सॉर्ट में। उसको ऐसा नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग आखिर में उसे रेक्स 09 में कन्वर्ट कर देते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया था, ये रेंडर फॉर्मेट में जो EXR लिखा है ये क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर जैसे वो रॉ फाइल के बारे में आपको मैंने बताया कि यहाँ पर मेटाडेटा अवेलेबल रहता है चीज़ों का, ऐसे ही जैसे अगर आपको मान लीजिए एसएस वाले फाइल में मेटाडेटा चाहिए तो आप यहाँ पर EXR फॉर्मेट में ऐसा रेंडर करते हैं तो ऐसे यहाँ पर मेटाडेटा स्टोर हो जाता है। तो इस फॉर्मेट का यूज करने से वही बस मेटाडेटा हमें मिल जाता है फाइल के संग। तो यहाँ पर मैंने आपको एक ओवरऑल वर्कफ्लो बता दी कैसे मतलब चीज़ें VFX वालों की तरफ जाती है और VFX वालों के बाद वो चीज़ें हमें कैसे क्या मिलती है, ओके। तो बस ये वर्कफ्लो कुछ ऐसा यहाँ पे रहता है। और फिर इसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ये देने वाला हूँ। क्वेश्चन ये है कि डाउनसी वाइड गैमेट अच्छा है या फिर एसएस अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस इमेज पे आ जाता हूँ, इसको भी बाईपास करना पड़ेगा, बाईपास कलर मैनेजमेंट बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी मैं आपसे यहाँ पे बातचीत करूंगा। एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कौन सा ट्राइंगल किस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, आप यहाँ से तो देख सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा ट्राइंगल हमें कौन सा देखने को मिल रहा है, डाउनसी वाइड गैमेट देखने को मिल रहा है, ठीक। और फिर उसके बाद हमें सबसे बड़ा ट्राइंगल एसएस और एरे का देखने को मिल रहा है, ठीक। यहाँ पर हम लोग डाउनसी वाइड गैमेट और एसएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या बेटर है, और जैसे कि अभी तक मैंने आपको बताया कि हम लोग डाउनसी वाइड गैमेट और एसएस का यूज इसलिए करते हैं ताकि हमें एक कॉमन कलर स्पेस मिल जाए जिसपे हम लोग की जितनी भी दूसरी इनपुट कलर स्पेस वाली जितनी भी चीजें हैं उनको हम लोग एक कॉमन कलर स्पेस में से कन्वर्ट कर सके, ठीक। तो यहाँ पर मैं बहुत आसानी से ये कह सकता हूँ कि भाई डाउनसी वाइड गैमेट ये सबसे बड़ा कलर स्पेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक। उल्टे इसके अंदर एसएस आ रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं कि मतलब क्या पैटर्न है और किस पे वर्क करना चाहिए। मेरे हिसाब से डाउनसी वाइड गैमेट पे वर्क करना चाहिए क्योंकि एसएस का हम लोग इसलिए यूज करते थे ताकि वो कॉमन कलर स्पेस वाला काम करे, ठीक। उल्टे एसएस को मैं ये कह सकता हूँ कि डाउनसी वाइड गैमेट के अंदर एसएस आ रहा है, ठीक।
तो डाउन सी वाइड गैमेट एक बेटर ऑप्शन है क्योंकि ये सबसे बड़ा कलर स्पेस है फिलहाल के लिए। तो इसलिए मेरे हिसाब से डाउन सी वाइड गैमेट बेटर है क्योंकि डाउन सी वाइड गैमेट एसेस से भी बड़ा है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें एक ज़्यादा अच्छी रेंज देखने को मिलेगी और एसेस में एक और प्रॉब्लम ये आ रही है जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरी वाइड गैमेट भी मतलब इसके बाहर निकल जा रहा है एसेस के, ठीक? लेकिन डाउन सी वाइड गैमेट में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही, सब चीज़ इसके अंदर आ जा रही है उल्टे, ठीक है? तो इसी वजह से डाउन सी वाइड गैमेट एक अच्छी ऑप्शन है मेरे हिसाब से और यहाँ पर हमें कुछ ऐसा मतलब आर्टिफैक्ट्स देखने को नहीं मिलते। मान लीजिए कि मैं एरे की कोई लॉग फुटेज पे ऐसा वर्क कर रहा हूँ, मैंने उसको एसेस वगैरह में ऐसे कन्वर्ट किया, तो अभी तो मेरे पास कुछ ऐसे एग्जांपल नहीं जहाँ पर मैं आपको ये चीज़ दिखा पाऊँ। लेकिन जब हम लोग ऐसा एरे के कलर स्पेस को एसेस में ऐसे कन्वर्ट करते हैं तो कुछ-कुछ ऐसा ब्राइट पार्ट में हमें आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते थे, ठीक? तो ये वाली प्रॉब्लम हमें डाउन सी वाइड गैमेट में देखने को नहीं मिलती क्योंकि इसकी रेंज बहुत बड़ी है, ठीक है? तो इसी वजह से मैं क्लियर कट यही कहना चाहूँगा, डाउन सी वाइड गैमेट बहुत ही बेटर ऑप्शन है एसेस के कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी एसेस को यूज़ आपको तब करना चाहिए जब आप काम अकेले ना कर रहे हो। जैसे ये वीएफएक्स वाले लोग जब इन्वॉल्व हो रखे हैं या फिर आपको कुछ वीएफएक्स वगैरह वाला काम करना है, तो वहाँ पर एसेस पाइपलाइन फॉलो होती है। तो इसलिए तो कभी अगर ऐसे जब मजबूरी पड़े या फिर आप किसी टीम में काम कर रहे हो तब आपको एसेस यूज़ करना चाहिए। नहीं तो डाउन सी वाइड गैमेट इज़ अ बेटर ऑप्शन अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से। और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये डाउन सी वाइड गैमेट क्यों एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने एक चीज़ यहाँ पे ये देखी है कि मैं इसको भी मुझे बाईपास करना पड़ेगा, बाईपास कलर मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। इनपुट में ये वैसे कैनन की फुटेज है, तो मैं यहाँ पर कैनन सिनेमा कैमेरा, ठीक है, और यहाँ पे कैनन लॉग 2 को मैं अप्लाई कर दूँगा। हाँ, एक और चीज़ अगर ये किसी को नहीं पता है तो अगर बहुत लोग ऐसा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मतलब यहाँ पे मैं इनपुट कलर स्पेस पे जाता हूँ तो मुझे किसी कैमरा ब्रांड के किसी सिंगल कलर स्पेस का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होती है, ठीक? इनपुट कैमरा में जब मैं यहाँ पे जाता हूँ, कैनन लॉग 2 और ऐसे ही फिर 3 मतलब ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं तो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि भाई किसको सिलेक्ट किया जाए। तो इसका भी बस बहुत ही सिंपल ऑप्शन है। अगर मान लीजिए कोई पुराना कैमरा है तो आप स्टार्टिंग में जो आपको सेटिंग्स यहाँ पे दिख रही है किसी सर्टेन कैमरा ब्रांड की, जैसे कि मैं यहाँ पर कैनन की बात कर रहा हूँ, 1 मिनट। तो अगर मान लीजिए कोई पुराना कैमरा है तो मैं यहाँ पर कैनन लॉग या फिर कैनन लॉग 2 को सिलेक्ट करूँगा। अगर किसी मैं नए कैमरा पे वर्क कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर कैनन लॉग C3 को ऐसे सिलेक्ट करूँगा, ठीक? तो देखा जाए तो ये कैनन C200 की फुटेज है, तो ये थोड़ा-सा पुराना कैमरा है, तो मैं यहाँ पर कैनन लॉग 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ इस वजह से। ओके, और यहाँ पर आउटपुट क्लियर स्पेस में क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर रेक्स 09 और 2.4 को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो रेक्स 09 और फिर से यहाँ पे रेक्स 09, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर दिया, ठीक? जो लोग नोड बेसिस पे ऐसे मतलब कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके मतलब ब्लॉक फुटेज से ऐसे रेक्स 09 में चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये रहती है कि कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को स्टार्टिंग में अप्लाई करें, फिर ऐसे हम लोग आके काम करें कि हम लोग पहले यहाँ पर काम कर लें, फिर इसके बाद कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करें। तो इस डाउट को भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए मेरा क्या मानना है कि हम लोग को स्टार्टिंग में कलर करेक्शन वाला काम कर लेना चाहिए, फिर कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को इसके बाद अप्लाई करना चाहिए। मतलब कि मैं इन तीनों नोट्स को हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म के पहले 3-4 नोट्स को लगा के यहाँ पर मैं कुछ काम करूँगा। मैं तो यही वर्कफ्लो फॉलो करता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा मानना है कि लोगों के अपने-अपने बिलीफ रहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना पॉइंट आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको तो रेक्स 09 में कन्वर्ट कर ही दिया, ठीक? अगर मैं इसके बाद यहाँ पर वही काम करता हूँ, तो भाई लॉग में कन्वर्ट करने का क्या फ़ायदा मेरा हुआ? जब मुझे आखिर में आके रेक्स 09 पे ही आके वर्क करना है, तो मतलब क्या फ़ायदा रह जाता है, ठीक है? ये मतलब मेरा मानना है। तो इसीलिए जहाँ पर मैं ये कन्वर्जन वाला काम करता हूँ, मैं उस नोट को मतलब बीच में लगा लेता हूँ, उसके पहले मैं थोड़ा कलर करेक्शन ये सब वाला काम करता हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे मैं कर्व्स पे आ जाता हूँ, ठीक? यहाँ पर जैसे कि जहाँ पर हम लोग ने रेक्स 09 वाला कन्वर्जन किया ना, इस नोट के आगे जो भी हम लोग काम करेंगे, वो काम हमारे रेक्स 09 वाले पार्ट पे अप्लाई होगा और इसके पहले जो भी हम लोग काम करेंगे, वो काम हमारी लॉग फुटेज पे होगा, ठीक है? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ डिफरेंट कर्व आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर आप कुछ डिफरेंट कर्व देख पा रहे हैं। ये कर्व हमारे रेक्स, तो ये कर्व जो आप देख पा रहे हैं, ये लॉग फुटेज वाला कर्व है और ये हमारा रेक्स 09 वाला कर्व है। स्टार्टिंग में अगर आप वर्क करेंगे तो लॉग फुटेज के पार्ट पे वर्क होगा और कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करने के बाद अगर आप वर्क करेंगे तो रेक्स 09 वाले फुटेज पे वर्क होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को स्टार्टिंग में नहीं अप्लाई कर देना चाहिए। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में कलर करेक्शन कर लेना चाहिए लॉग फुटेज वाले पार्ट पे, फिर उसके बाद मतलब चीज़ों को ऐसा रेक्स 09 में ऐसा कन्वर्ट करना चाहिए।
जनरली मेरा वर्क फ्लो तो ऐसा ही रहता है, क्योंकि रेक्स 109 वाली सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद अगर हम लोग वर्क करेंगे तो मेरा मानना है कि लॉग फुटेज पे वर्क करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। ओके, और हाँ, और अगर हम लोग नोड बेसिस पे डाउनसी वाट गैमेट को अप्लाई करेंगे तो कैसे करना होगा, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इन नोट्स को यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इफेक्ट्स को ओपन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इनपुट कलर स्पेस और इनपुट गामा में मैंने कैमरा के कलर स्पेस की डिटेल्स भर दी। आउटपुट कलर स्पेस पे यहाँ पर हम लोग डाउनसी वाट गैमेट को सिलेक्ट कर लेंगे इधर, और इधर हम लोग डाउनसी इंटरमीडिएट को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या काम हुआ, इनपुट कलर स्पेस से टाइमलाइन कलर स्पेस में चीज़ ऐसा कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर 3-4 नोट्स लगा लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर फिर से कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करूँगा, और यहाँ पर हम लोग डाउनसी वाट गैमेट से चीज़ों को रेक्स 109 में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं ये काम यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे रेक्स 109, फिर से यहाँ पे 2.4, ओके। तो जब मैं डाउनसी वाट गैमेट को नोड लेवल पे यूज़ करता हूँ तो मेरा वर्कफ्लो कुछ ऐसा रहता है। स्टार्टिंग में क्या कि इनपुट इनपुट वाले एरिया में आकर कैमरा के कलर स्पेस की चीज़ों को यहाँ पे इनपुट दे देता हूँ। आउटपुट कलर स्पेस में यानी कि टाइमलाइन के कलर स्पेस को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद एक और नोड को अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर टाइमलाइन के कलर स्पेस को आउटपुट के कलर स्पेस में ऐसा कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा ऐसा कुछ वर्कफ्लो रहता है, और फिर इसके बाद बीच में मुझे यहाँ पर जो भी काम करना रहता है, ठीक है। यहाँ पर जब डाउनसी वाट गैमेट पे वर्क करता हूँ तो मैं इसके पहले यहाँ पर कुछ काम नहीं करता हूँ। मैं डाउनसी वाट गैमेट अप्लाई करने के बाद ही सारे काम यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पर मेरा कुछ वक्त तो ऐसा रहता है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि एसएस और डाउनसी वाट गैमेट में से क्या बेटर रहता है, और कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को एक्चुअली कहाँ पे लगाना है। लोग इस चीज़ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैंने जितना देखा है कि लोग यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे जितने भी कलरिस्ट रहते हैं 50% लोग ऐसा स्टार्टिंग में कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म लगाने के बाद करते हैं, कुछ लोग उसके पहले ही काम करना शुरू कर देते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बस आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपको लॉग फुटेज वाले पार्ट पे चीज़ों को अप्लाई करके देखना है, या फिर रेक्स 109 वाले पार्ट पे चीज़ों को अप्लाई करना है। बस इस चीज़ को आपको यहाँ पे क्लियर करना होता है। बाकी इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी कि यहाँ पर कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को कहाँ पर मतलब अप्लाई करें, बीच में या फिर स्टार्टिंग में। तो चलिए, मैंने यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आपको आंसर दे दिए, और मैंने इस वीडियो में आपको कलर मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं डाउनसी रिजॉल्व के अंदर, नोड लेवल पे और मतलब प्रोजेक्ट लेवल पे, उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर बता दिया, और रॉ वाली चीज़ें भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। और अभी भी आपको कहीं पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। नहीं तो अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ रहेगी तो मैं इस चीज़ को अगले वीडियो के स्टार्टिंग या फिर एंडिंग वाले पार्ट में से कवर अप कर दूँ। और फिर चलिए, मैं मानता हूँ कि आपको अभी तक की चीज़ें क्लियर अप हो गई होंगी। और फिर चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आप सभी ने जाना कलर मैनेजमेंट के बारे में और उससे रिलेटेड चीजों के बारे में, जैसे कि एसएस के बारे में, डाउनसी वाट गैमेट के बारे में, दोनों में से कब किस चीज का कहाँ पे यूज लेना क्या बेटर है। और इसी के संग मैंने एडिशनल क्वेश्चंस को वीडियो के आखिरी वाले पार्ट में कवर अप कर दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको कलर मैनेजमेंट के टॉपिक से कोई डाउट नहीं रह गया होगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट या फिर क्वेरी रह जाती है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई दे दूंगा। और बाकी चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मेरे रिसेंट वीडियोस में अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए धन्यवाद, और ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।